Good evening, Yash. Good evening, Harsh, Navneet, Soumya, Ishika, Priya, Shekhar, Himanshu. बाप रे, बहुत सारे लोग हो। अच्छी भी बात है। टचवुड। हाँ जी सर, क्या हाल है आप लोगों के? क्या हाल है आप लोगों के? यस पीपल। चलो गाइस, welcome to the very first batch for CA Inter, wherein we are going to cover the full syllabus of CA Inter in about 100 hours. सर तो ये बैच क्या है? फास्ट ट्रैक है, रेगुलर है, क्या है ये ना ऐसा बैच है जिसमें मेरे साथ जो लोग क्या करते पता है क्या करते रेगुलर बैच लेते हैं 180 घंटे का, और फिर उसको 2x की स्पीड पे चलाते हैं और उसको 90 घंटे में खत्म कर देते हैं। फिर सोचते हैं अरे मैंने 180 घंटे का रेगुलर कंटेंट किया, मेरे साथ नहीं कर पाओगे तुम। मेरे बैच में तुम 1.5x पे देख लोगे, शायद 60 घंटे 70 घंटे बाद 2x पे देखने लायक हो जाओगे, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, आई एम गुड जिनेशा, थैंक यू। ओके, तो सर, हाउ इज आवर क्लास गोइंग टू बी टुडे? हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट आर क्लास? टुडेज क्लास विल बी वेरी लाइट। ठीक है, एकदम आराम आराम से। अपने को अचानक से डरना नहीं, अपन फाउंडेशन से उठ करके आए हैं, अचानक से बोले इंटर का इतना बड़ा सिलेबस, अपन डर डर जाएंगे। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़ेंगे। प्रशांत, नोट्स क्या दे दूं? ये दे दूं लिखा हुआ, वेलकम वी विल स्टार्ट इन 10 मिनट्स, इसका नोट्स दे दूं? हाँ प्रशांत, तुम लोगों को सारी चीजें, मैं यहां बैठा हूं ना, मैं कहीं जा रहा हूं क्या? जब तक मैं यहां से नहीं जाता तुमको किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है कि सर नोट्स कहां से मिलेंगे, बैकअप कहां से, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें कर लेंगे। पहले मैं जो पढ़ाने आया हूं, जो समझाने आया हूं, वो समझ लेते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, तुम लोगों को मेरी स्क्रीन अभी फिलहाल नहीं दिख रही होगी। अब तुम बोलोगे सर दिख तो रही है, वो क्या है, वो अटक गया है, ये स्क्रीन अटक गया है। अभी मैं वापस से शेयर करूंगा ना, तब तुम लोगों को स्क्रीन दिखेगी। तो कई बार ऐसा होता है, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, तुम लोगों को लगेगा शेयर हो रहा है, पर वो एक्चुअली में अटक जाता है। ओके सर, ओके गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस बैच, लाइक सुपर से भी ऊपर एक्साइटेड अबाउट दिस बैच। व्हाट इज योर स्टेटस? आप लोगों का क्या हाल है? कहां है तुम्हारा जोश? कम ज्यादा थोड़ा मोड़ा कैसा जोश है तुम्हारा, ये बता दो। क्योंकि सर मैं ये देखना चाहता हूं कि शुरू वाले दिन जो लोगों का जोश था वर्सेस जो लास्ट वाले लोगों का जोश है, वो कैसे मैच करता है। ठीक है, मैंने देखा है 100 में 30 बच्चों का रेशियो रहता है जिनका लास्ट डे पे भी वही जोश रहता है, और उनको क्या मजा आती है मालिक क्लास में। और बाकी लोग क्या है, थोड़ा 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 कभी कभी छटते छटते रह जाते हैं पीछे। आर यू गाइस सुपर एक्साइटेड? यस सर, वी आर सुपर एक्साइटेड। तो सर बिना किसी, नहीं कैरी मिनाटी नहीं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सर आज की क्लास। क्या है आज की क्लास? सर आज हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सीए इंटर के लॉ का। आई एम गोइंग टू टीच यू पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। बैच शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि बहुत लोग मेरे को नहीं जानते। थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि पूरे 100 घंटे में एक बार देने वाला हूं। ठीक है, और जिस इंसान को तुम 100 घंटे सुनने वाले हो, उसके बारे में 5 मिनट तो सुन ही सकते हो। चलो 5 मिनट नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा, ठीक ठीक 3 मिनट का लगा लेते हैं। ठीक है, किसी को ऑडियो में कोई इशू हो रहा है? क्योंकि यश को इशू हो रहा है, किसी और को ऑडियो में कहीं इशू आ रहा है? अच्छा, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। आपको ऑडियो में थोड़ा लैग आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को ऑडियो में थोड़ा लैग आ रहा होगा कि मैं आवाज पहले आ रही है और मैं दिख बाद में रहा हूं, ऐसा हो रहा होगा, करेक्ट? हाँ सर, अभी तक आपने बोला नहीं था तो नोटिस नहीं हुआ था, अब नोटिस हो रहा है क्योंकि अब आपने बोल दिया। हाँ, चलो आज आज मैनेज कर लो, उसको कल ठीक कर देंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे लिप्स, तुम लोग मेरे को, मेरे मुंह को मत देखो, बाकी शक्ल देखो। ठीक है, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं सर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन बता देता हूं। माय नेम इज शुभम सिंघल। I qualified my chartered accountancy back in November 2018 and I cleared my CA final with an all India rank 4.
उसके पहले सीए बनने के पहले आई हैड डन माय आर्टिकलशिप फ्रॉम डेलॉइट विच इज अ बिग फोर। उसमें एक स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, उसमें मैंने अपनी आर्टिकलशिप की थी। और आर्टिकलशिप करने के पहले अपने को इंटर करना पड़ता है, तो मैंने इंटर का बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया था। वो मैंने एग्जाम दिया था रायपुर से, और मैंने बोथ ग्रुप का एग्जाम क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। और बोथ ग्रुप में अब उस टाइम पे 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और उन 7 सब्जेक्ट में से मेरे को 6 सब्जेक्ट में एग्जामेशन आए थे। आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स आई हैड एग्जामेशन इन 6 सब्जेक्ट। कौन गेस कर सकता है वो कौन सा एक सब्जेक्ट था जिसमें एग्जामेशन नहीं आया था? कौन गेस कर सकता है जिसमें वो एग्जामेशन नहीं आया था? कौन सा सब्जेक्ट था? कौन गेस कर सकता है? हाँ, क्या ही होगा सर, ऑडिट ही होना है और क्या होना है? अरे लॉ नहीं मालिक, ऑडिट था वो सब्जेक्ट जिसमें एग्जामेशन नहीं आया था। लॉ में कैसे नहीं एग्जामेशन आएगा भाई? ओके, उसके बाद अपन ने उसके पहले बता दूं, मैंने सीपीटी किया था, तब फाउंडेशन नहीं सीपीटी कहते थे इसको। तो सीपीटी को अभी तो वापस उसको सीपीटी करने वाले हैं ये लोग। तो तब फाउंडेशन नहीं हुआ करता था, सीपीटी हुआ करता था। तो सीपीटी में अपन ने वो उसको भी रायपुर में ही किया था। अब जो है ना, तुम लोगों को मैं एकदम सिंक में दिख रहा हूंगा। अब ना तो वीडियो ब्लर है ना ऑडियो में कोई दिक्कत है। ठीक है, ठीक है मालिक। ओके, सो आई हैड क्लियर माई सीपीटी फ्रॉम रायपुर, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सर आर्टिकलशिप किया मैंने, आर्टिकलशिप स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में, बड़ा मजा आया। उसके बाद अपन ने सीए फाइनल का एग्जाम दिया, और सीए फाइनल का बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट पे एक अटेम्प्ट में नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। ठीक है, अब सर मैं बता दूं आप लोगों को फॉर कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा मैं साइंस बैकग्राउंड से, 12th स्टैंडर्ड मैंने साइंस से किया था। और बाकी मेरी प्रेम कथा नहीं प्रेम कथा नहीं, सीए की कथा जो है वो अभी तक यूट्यूब पे, प्रेम कथा अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाला है। ठीक है सर, क्या आपका इंटरमीडिएट में रैंक था? नहीं, इंटरमीडिएट में नहीं रैंक था, लेकिन इंटरमीडिएट में रैंक में कुछ 8-10 मार्क से छूट गया था। और 8-10 मार्क कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते। वो 8-10 मार्क लाने के लिए 8-10 घंटे की और पढ़ाई लग जाती, जो थे नहीं। ठीक है, तो सर इस तरीके से अपन ने पूरा सीए का अपना जर्नी निकाला, और मैंने ऐसा 40 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, वो तुम देख सकते हो। पर सर ये था मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद जब मैंने अभी फिलहाल आई एम अ प्रोफेसर ऑफ सीए फाइनल लॉ एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग सीए इंटर। ठीक है, अब सर उसके बाद मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन कोर्स के बारे में देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं। अब बात सिर्फ आपकी और आपके सीए इंटर की होगी, अब मेरी बात और नहीं होगी। ठीक है, सीए इंटर की बात होगी। सीए इंटर में आपको क्या करना है सर? आपको पेपर 2 में क्या लाना है? सबसे पहले सर अपने मन से ये डर हटा दो कि थियरी पेपर में एग्जामिशन नहीं आता। गए वो दिन जब थियरी पेपर्स में एग्जामिशन नहीं आते थे। आज विद द राइट सेट ऑफ कंटेंट, विद द राइट सेट ऑफ प्रिपरेशन, गुड चंक ऑफ पीपल आर गेटिंग एन एग्जामिशन इन थियरी। प्रैक्टिकल में तो पहले आता ही आता था जिनको प्रैक्टिकल पसंद है, अब थियरी में भी एग्जामिशन आता है। तो आज के बाद अपने मन में कभी भी ये मत बोलना थियरी में एग्जामिशन नहीं आएगा, क्योंकि जितना तुम अपने मन में वो बोलोगे ना, उतना तुम मानने लग जाओगे। ठीक है, डर होना एक कि यार एग्जामिशन नहीं आएगा, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो अलग डर है, उसको पीछे रहने दो। लेकिन जुबा पे सिर्फ एक ही चीज रहेगी, जुबा केसरी नहीं वो वाला नहीं, जुबा केसरी नहीं, आपके जुबा पे सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि भैया लॉ में तो एग्जामिशन लाना है, लॉ में एग्जामिशन लाके दिखाएंगे। तरीका है, वो तरीका सीख करके चले जाना मेरे साथ। ठीक है, दूसरी चीज सर, अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो सीए इंटर है ना, ये आपके लाइफ का सबसे पहला प्रोफेशनल एग्जाम है जो आप दोगे। सर मतलब आप क्या बोल रहे हो, सीए फाउंडेशन प्रोफेशनल नहीं था? नहीं था, एक तरह से सीए फाउंडेशन उतना प्रोफेशनल नहीं था, क्योंकि जितनी मेहनत आपसे सीए इंटर मांगता है ना, उतना आपसे सीए फाउंडेशन नहीं मांगता। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हल्के फुल्के में थोड़ा मस्ती मजाक करके भी अगर आपने फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया, तो चांसेस हैं कि आप पास हो जाओगे। पर इंटर में ऐसा नहीं होता है दोस्त। मैं आई एम absolutely not undermining your foundation in itself is a difficult exam, but इंटर में आप समझ लो, इंटर इज 8 times हार्डर देन फाउंडेशन। इसका एक पेपर ना पूरे फाउंडेशन के एग्जाम जितना दम रखता है। ठीक है, तो आप जो अभी फाउंडेशन में जितना मस्ती मजाक करके आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उतना ही मस्ती मजाक करके इंटर भी क्लियर हो सकता है। लेकिन वो मस्ती मजाक के बाद जो समय बचेगा, जो पढ़ाई में डाल रहे हो, उसमें जान लगा देना। जैसे कि आप ये क्लास में आकर के बैठे हो, तो आपको अपनी जान लगा करके क्लास में बैठना पड़ेगा। अब जैसे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सर बहुत सारे नोट्स, आप नोट्स लिखवाओगे क्या? मैं तुमको लिख के देता हूं कि मैं तुमको नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, मैं तुमको नोट्स लिखने का टाइम नहीं दूंगा, मैं क्लास में डिक्टेट नहीं करूंगा। फिर भी वो बच्चा जिसको पढ़ना है, वो बच्चा जिसको नोट्स बनाना है, वो सारी चीजें नोट्स में लिख करके तुमको दिखा देगा। थोड़े दिन रुक जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं नोट्स लिखने का टाइम नहीं भी दूंगा। अगर मतलब मान लो कोई नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बोला चलो चलो आगे बढ़ो, और मैंने टाइम नहीं भी दिया अगर, तो जिस बंदे को लिखना है ना, वो लिख लेगा। पर सर उसकी तो राइटिंग स्पीड फास्ट होगी नहीं, उसको पूछ लेना,
उसका ना बस मन होगा लिखने का, कि उसको पता होगा कि अगर मैं नोट्स में नहीं लिखूंगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। पर मैं आपको बताता हूं नोट्स में क्या लिखवाऊंगा क्या नहीं लिखवाऊंगा, उन सब चीजों की टेंशन मत लो तुम। ठीक है। अब सर तो मैं ये बोल रहा था, जब आप इंटर लेवल पे आते हो तो आपको एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो आप थियरी पढ़ो और वो थियरी का प्रैक्टिकल यूजेज क्या है वो भी समझते चलो, क्योंकि ये ना, ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, एप्लीकेबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज प्रैक्टिकली, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में लिखा हुआ है। आपके आईसीआई मॉड्यूल में अगर आप इंट्रोडक्शन टू द कोर्स में जाओगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आना चाहिए। आज ही के क्लास के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उससे आपको समझ जाएगा इंस्टीट्यूट किस तरह से आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टेस्ट चेक करता है। फाउंडेशन में शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते थे, अब और नहीं आते दोस्त इंटर में। ठीक है। तो सर अपन स्किल्स के बारे में देखेंगे, उसके अलावा मैं आपको इंटर का पेपर पैटर्न बताना चाहता हूं। पर पेपर पैटर्न बताने के पहले मैं आपको इस आपके पेपर 2 का सिलेबस जरा सा बताना चाहता हूं। सर सिलेबस बताना चाहता हूं, सिलेबस बताना चाहता हूं मैं आपको। इंटर के पेपर का सिलेबस क्या है सर? आपका जो पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ये रहा सिलेबस आपकी स्क्रीन पे। सिलेबस क्या है सर? आपका सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरी तरफ आता है अदर लॉ। ये जो लॉ है इसको इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। आपने फाउंडेशन में क्या पढ़ा था सर? आपने फाउंडेशन में पढ़ा था बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में क्या आता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, पार्टनरशिप एक्ट आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ गया। ये सारी चीजें आपके बचपन में फाउंडेशन में आए थे। अब इंटर में आप दो तरह के लॉ पढ़ने वाले हो, एक तो कॉर्पोरेट लॉ हो गया और अदर्स लॉ हो गया। कॉर्पोरेट लॉ मतलब क्या सर? वो लॉ जो कॉर्पोरेट को अप्लाई होता है। सर वाह वाह क्या समझाया है। कॉर्पोरेट लॉ मतलब वो लॉ जो कॉर्पोरेट को अप्लाई होता है। अच्छा ये तो हमको पता ही नहीं था सर। अरे बता रहा हूं, सब्र करो। कॉर्पोरेट मतलब क्या सर? कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज। अभी के लिए ये समझ लो, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज। तो सर कंपनी को जो लॉ लगता है ना, उन लोगों को कंपनी लॉ कहते हैं। और कंपनी लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी लॉ जो है ना, जब आप सीए बन जाते हो तो आप क्या करते हो? आप ऑडिट करने जाते हो। अब ऑडिट किसका किसका हो सकता है, या फिर टैक्सेशन किसका किसका हो सकता है? या तो एक इंडिविजुअल का हो गया, मेरे जैसे एक इंडिविजुअल का हो गया, या मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है उसकी हो गई, या आधे से ज्यादा कंपनीज होते हैं उनकी ऑडिट या टैक्सेशन होता है। अब जब किसी कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो कि भैया ये ढंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है कि नहीं, ये ठीक से कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं, तो आपको एज अ सीए कंपनी का नॉलेज तो होना चाहिए कि भैया कंपनी में कितने शेयर होल्डर होने चाहिए, कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कितने तरह के कंपनी होने चाहिए। तो इसलिए हम सर पूरा कंपनी लॉ पढ़ेंगे। अब मैं आपको कंपनी लॉ के बारे में बता दूं। कंपनी लॉ जो होता है ना, उसको कहते हैं कंपनीज एक्ट जो होता है। बेसिकली ये कंपनीज एक्ट आपका पूरा सेक्शन 1 से शुरू होता है और सेक्शन 470 तक चलता है। सर अब ये सेक्शन क्या होता है? व्हाट इज दिस सेक्शन? दोस्तों जब एक एक्ट लिखना होता है ना, एक एक्ट अगर लिखना होता है तो एक्ट को किसी तरह स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा ना, किसी तो स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला, सबसे पहले ना तुम चैप्टर्स बनाओ, अलग अलग चैप्टर्स बनाओ। तो ऐसा कर करके इन्होंने ना टोटल 29 चैप्टर्स बनाए। अब चैप्टर्स में क्या बोला इन्होंने? चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 मान लो प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब बेसिक बातें करता है। अभी बातें करने के लिए भी बहुत सारे पॉइंटर्स होने पड़ेंगे ना, तो वो बातों को इन्होंने लिखा सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शंस में। ऐसा यहां सेक्शन 1 से शुरू हुआ, लिखते गए पूरे कंपनीज एक्ट में इन्होंने 470 सेक्शंस लिख डाले। मतलब सेक्शन लिखते 470 सेक्शंस लिख डाले और सेक्शन 1 से शुरू किया इन्होंने, 470 पे खत्म किया। अब सर जब आप सेक्शन लिखते हो, मान लो आप कोई भी चीज लिखते हो पैराग्राफ फॉर्म में, तो कभी कभी आपको अलग अलग पॉइंटर्स बताने होते हैं, अलग अलग सब पॉइंटर्स बताने होते हैं। तो सेक्शन के अंडर जो पॉइंटर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं सब सेक्शन। और सब सेक्शन के अंदर और भी पॉइंटर्स होते हैं, उनको कहते हैं क्लॉज। और उसके अंदर और भी पॉइंटर्स होते हैं, उनको कहते हैं सब क्लॉज। और ऐसा खेलो ना सर, ऐसा मजा आ रहा है, थोड़ा और अंदर जाओ ना, अंदर नहीं, बस इतना ही है। पहले इन्होंने लिखा सेक्शन, फिर लिखा सब सेक्शन, फिर लिखा क्लॉज, फिर लिखा सब क्लॉज। मतलब बेसिकली क्या है, इनको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाना था। क्यों सर? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लॉ में आपको मान लो अचानक से किसी ने बोला अरे ये लाइन का रेफरेंस लेना है, मतलब आपको कोर्ट में जज को ये लाइन समझाना है, तो आप क्या बोलोगे? अरे वो जो पेज नंबर में 5th लाइन है वो, ऐसा नहीं ना सर। आप क्या बोलोगे? सेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 5 के सब क्लॉज ए में जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो रेफरेंस देने के लिए आपको पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रखना था, तो आपने सेक्शंस में तो बांटा, सेक्शन 1 से 470, और उसके बाद उसको सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज में बांटा, जहां जहां पे भी जरूरत पड़ी आपको। अब सर वो सब तो ठीक है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको ये बताओ कि हमको याद करना है क्या? अरे क्या याद करना है क्या नहीं करना है, सब मेरा टेंशन।
तुम बस घड़ी घड़ी जो मैं बोलता जा रहा हूं वो घड़ी घड़ी एब्जॉर्ब करते जाओ, आगे का तुमको पूरा सीए इंटर कैसे निकलेगा वो मैं तुमको बता करके दूंगा, बस तुम सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। ठीक है, अब सर सुनो, आपका मैंने कहा ये जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 से कितने सेक्शन है, बोलो एक बार अपने मुंह से बोलो ना, अपने जुबा से बोलो एक बार, जुबा केसरी बोलो अपने मुंह से एक बार, कितने सेक्शन है टोटल? सेक्शन 470 है सर। ठीक है, आपके मेरे बोलने पे और आपके टेक्स्ट के बीच में देयर इज अ लैग ऑफ 10 सेकंड्स। ठीक है, तो अगर आपको मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूं तो शांति बनाए रखना कृपया, यात्रीगण कृपया शांति बनाए रखना। अब मेरी बात सुनो सर, 470 सेक्शन है, अब 470 सेक्शन में से पूरा का पूरा 470 अपने को पढ़ना है क्या? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ने बोला इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे हमारे बच्चे, तो इन्होंने बोला 148 सब सेक्शन तक हम लोगों ने सीए इंटर में पढ़ना है। और 149 के बाद का क्या सर? 149 से लेकर के 470 तक आप लोगों ने सीए फाइनल में पढ़ने। पर सर ये आज की कहानी है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आज की कहानी है। इंस्टीट्यूट ने जो नया स्कीम प्रपोज किया है, इंस्टीट्यूट ने जो नया स्कीम प्रपोज किया है वो अगर एप्लीकेबल हो जाएगा तो ये जो 470 सेक्शंस तक फाइनल में है ना, उसको भी ये लोग ने खींच के यहां ले आना है। मतलब आपके सीए इंटर में 1 से लेकर के 470 तक आ जाएगा, वो आ जाएगा और हम चले जाएंगे, वैसा हाल है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अभी सर, अभी आपने ये बात बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमको ये बताओ हम पढ़ें क्या नहीं पढ़ें क्या? भाई मई 2023 वाले तुम तो एकदम शांत रहो, एकदम चिल मारो, तुम लोगों को यही वाला पढ़ना है। ठीक है, तुम लोगों को यही वाला पढ़ना है, तुम लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, तो तुम एकदम शांत रहो। और 1 से 148 तो दोनों के इसमें कॉमन है, तो जब तक इंस्टीट्यूट से कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती पहले वो पढ़ लेते, फिर टेंशन लेंगे अपन। ठीक है, अब सर मेरी बात सुनो, तो आपको समझा कि सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, और चैप्टर्स क्या होता है। 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है सर, सब सेक्शन का कोई हिसाब नहीं है। ऐसा नहीं कि 2000 सब सेक्शन है, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। सब सेक्शन जहां पे नीडेड है वहां पे है। और सर इस तरीके से इन्होंने कंपनीज एक्ट बना रखा है। तो अब सर जब इन्होंने कंपनीज एक्ट बना रखा है तो आपके सिलेबस में सिर्फ सेक्शन 1 से 148 डाला है। तो सर हमने कुछ तो फाउंडेशन में भी पढ़ लिया ना। अरे फाउंडेशन में आपने एकदम हल्के हल्के डेफिनेशन पढ़े थोड़े बहुत, और एकदम बेसिक बेसिक टच किया। अब तुम बहुत बड़े होने वाले हो, तुम 148 तक इतना बड़ा पार्ट पढ़ने वाले हो कि तुमको कंपनीज एक्ट का आधा तो एक तरीके से हो गया, समझ जाना। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका कॉर्पोरेट लॉ। ये आता है 60 नंबर का। टोटल पेपर कितने नंबर का होता है सर? सर हमने सुना था आजकल 70 का कर दिया है। अरे वो 70 का अलग है, वो 100 का पेपर आता है जिसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहता है, वो छोड़ दो। अभी मैं ये बोल रहा हूं कॉर्पोरेट लॉ आता है 60 नंबर का। तो दूसरा लॉ क्या है सर? दूसरा लॉ अदर लॉ है जिसमें 4 अलग अलग एक्ट्स आते हैं। एक तरफ कंपनीज एक्ट अकेला खड़ा है और दूसरी तरफ 4 अलग अलग चीजें आते हैं सर। वो एक्ट नहीं है, सारे के सारे एक्ट नहीं है। जैसे कि पहला क्या हो गया सर? पहला हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अरे सर ये तो डुप्लीकेशन हो गया, हमने तो फाउंडेशन में पढ़ लिया तो ये तो खत्म हो गया। नहीं भाई, जो तुमने फाउंडेशन में पढ़ा ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बेसिक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। यहां पे हम कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि एजेंसी हो गया, बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया, इस तरह के कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सर। 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस आपने फाउंडेशन में बनाया था, बेस वही रहेगा। तो सर मतलब आप क्या बोल रहे हो, हमको फाउंडेशन याद रखना जरूरी है? नहीं, जो भी चीजें रेलेवेंट होगी वो मैं आपको वापस याद करवाऊंगा। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये मान के चलूंगा आपने फाउंडेशन कभी किया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब सर उसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, जो आपने शायद अपने बचपन में फाउंडेशन में या शायद 12th स्टैंडर्ड में, जैसे आपने कुछ अकाउंटिंग किए होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग किए थे। उस जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जो अकाउंटिंग आपने किया ना, उसके पीछे का लॉ क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ होता है, क्या वैलिडिटी होती है, वो बहुत सारी चीज अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ेंगे। जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट और सर इंटरप्रिटेशन, ये दोनों में एक तरीके से ये बोल सकता हूं कि ये दोनों एक्ट वो हैं जो आपको लॉ समझने में हेल्प करते हैं। जनरल क्लॉज एक्ट क्या है सर? जनरल क्लॉज एक्ट इज बेसिकली एन एक्ट विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड लॉ। तो भाई इसको बचपन में पढ़ाने का था ना, पर ठीक है अपने को पढ़ना, अभी पढ़ाने बोला, अपन पढ़ लेंगे। और सर लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके एक आपका चैप्टर है जिसमें वो आपको कहता है कि अगर हमने कहीं कंपनीज एक्ट में गलती से वर्ड में लिख दिया ना, गलती से वर्ड में लिख दिया ना, तो हम उसका इंटरप्रिटेशन शैल कर सकते हैं। क्या
क्या बोले सर? सर मेरे को एक बात बताओ, आई मे गो टू पेरिस नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है? मैं शायद पेरिस जा सकता हूं, पर कंपनी लॉ ये कहता है कि हमने अगर मैं बोला ना तो उसका इंटरप्रिटेशन हम शैल निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। मतलब सर ये वो चैप्टर है जहां पे कंपनीज एक्ट बताएगा या कोई भी एक्ट बताएगा कि मेरी मनमर्जी कैसे चलती है वो तुम देखो। पर सर मुद्दे की बात हमारे लिए ये है कि ये जो चारों चैप्टर है ना दूसरी तरफ, ये लोग मिला करके दे कॉन्स्टिट्यूट 40 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस एंड दैट इज हाउ योर 100 मार्क्स इज डिवाइडेड। 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ, 40 मार्क्स का अदर लॉ। 60 मार्क्स के कॉर्पोरेट लॉ में आपका पूरा कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 से 148 तक आता है और अदर लॉ में आपके 4 अलग अलग तरह के एक्ट आते हैं। क्या इतनी सी बात तुमको समझ आई? क्या बस इतनी सी बात तुमको समझ आई? ओके सर, ओके ओके गाइस, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। सर ये तो आपने बोल दिया क्या सिलेबस में है, अपन समझ गए। हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट द सिलेबस? बेसिकली दोस्तों हम लोग कॉर्पोरेट लॉ का वी विल ट्राई टू कंप्लीट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन फर्स्ट। कॉर्पोरेट लॉ का वी विल ट्राई टू कंप्लीट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन फर्स्ट। जब अपना कॉर्पोरेट लॉ आधा खत्म हो जाएगा ना तो वहां से हम कल्टी मारेंगे, जाएंगे अदर्स लॉ में। वी विल गो टू अदर्स लॉ, वहां पे थोड़ा मोड़ा खत्म करेंगे और वापस कंपनी लॉ पे आ जाएंगे। क्यों सर, क्यों ऐसा? बिकॉज जब तक बाय द टाइम आई रीच द एंड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ ना, यू मे बी लाइक अरे बस हो गया सर, इससे ज्यादा दिमाग में घुस ही नहीं रहा है अपने को। सो समवेयर इन बिटवीन वी विल डू डाइव इनटू अदर्स लॉ, फिनिश अ पोर्शन ऑफ अदर्स लॉ आल्सो एंड कम बैक सो दैट वी हैव सम मोर इंटरेस्टिंग पोर्शन लेफ्ट फॉर आवरसेल्व्स। तो सर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन अबाउट द सिलेबस। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है सर? इंस्टीट्यूट जो आपको क्वेश्चन देती है उसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है? तो बेसिकली सर आपका पेपर जो है ना वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और पार्ट 2 में 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यूज मतलब क्या सर? अभी तक ये चल रहा था, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द नेगेटिव मार्किंग आने वाले हैं। तो कुछ भी कर लो टिक नहीं मार पाओगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आने वाले। अभी तो कैसा टाइम नहीं बचा, 4 क्वेश्चन बचे, जय माता दी, इसका नाम उसका नाम टिक। अब नहीं होगा ऐसा। तो सर पार्ट 1 जो है आपका एमसीक्यू, पर अब सर ये कब की बात कर रहे हो? अभी तक आया नहीं है, जब अनाउंसमेंट आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। पर ये मान के चलो सर नेगेटिव मार्किंग होता है, उससे क्या आपको आपको वो थोड़ा ना आपको वो लगता है कि अरे मेरे को सही आंसर टिक करना है, मैं गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर पार्ट 1 जो है वो आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और पार्ट 2 जो है उसमें 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन आता है। अब जो 70 मार्क्स का होता है ना उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है। पहला वाला क्वेश्चन तो मैंडेटरी रहता है और बाकी के आगे जो 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करना होता है। मतलब सर टोटल टोटल अरे मालिक सुनो ना, टोटल आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करना होता है सर। पर सर 4 क्वेश्चन मिला के 70 मार्क का कैसे होगा? 4 क्वेश्चन मिला के 70 मार्क्स कैसे होगा? तो बॉस जो पहला क्वेश्चन होता है ना वो 19 मार्क्स का होता है और बाकी 3 क्वेश्चन 17 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से आपका 51 मार्क्स आता है। डिड यू अंडरस्टैंड? 70 मार्क्स आते हैं, सॉरी 51 क्या 70 मार्क्स आता है। 19 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, और ये जो पहला क्वेश्चन होता है ना बेटा ये कंपलसरी होता है। मतलब ये तो लिखना ही लिखना है और इसमें जनरली वो लोग वो चैप्टर कभी कभी पूछ देते हैं जो इंस्टीट्यूट को पता है तुम छोड़ के गए हो। तुमने बोला यार ये इतने समय से आया नहीं है, छोड़ के जाते हैं ना, वैसे भी कितना तो हमको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, मतलब कितना तो हमको ऑप्शंस मिलता है एग्जाम में, अगर आ जाएगा तो छोड़ देंगे। पर नहीं सर, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको मैंडेटरी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और बाकी 4 में से 3 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, तब जाके आपका पूरा 100 मार्क का पेपर बनता है सर। ठीक है, अब सर ये हो गया आपका कैसे बनता है। अब मैं आपको फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, मेरे क्लास के साथ साथ आप कैसे चलोगे। ठीक है, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात दोस्तों। मेरे क्लास में आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा आईसीएआई का मॉड्यूल। अब आईसीआई का मॉड्यूल या तो आप तक पहुंच गया है या फिर आप तक नहीं पहुंचा है। अगर आपके पास पहुंच गया है तो सॉर्टेड है, पर अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप उसको प्रिंट करवा लो चैप्टर वाइज, जैसे आज मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, कल मैं उसके बाद चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 3, तो आप जाकर के रिलेटिव मतलब शुरू के 3 चैप्टर का प्रिंट ले आए और साथ में आपने आईसीआई मॉड्यूल ऑर्डर कर दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यह है कि आप ऑनलाइन भी मॉड्यूल को जाकर के पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टैबलेट है या ठीक ठाक सा लैपटॉप है तो आप ऑनलाइन जाकर के भी मॉड्यूल को पढ़ सकते हो, क्योंकि जो अल्टीमेट आपका बेस रहेगा ना वो मेरा समरी नोट्स रहेगा। क्या है सर समरी नोट्स? ये आईसीआई मॉड्यूल के साथ साथ आपको रेफर करना पड़ेगा द अल्टीमेट सोल्यूशन। द अल्टीमेट सोल्यूशन, सर द अल्टीमेट सोल्यूशन का क्या? द अल्टीमेट सोल्यूशन का 2 चीज मैं आपको देने वाला हूं, समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक।
समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक। सर ये समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक में क्या होगा? क्वेश्चन बैंक में आपके मई 2018 से लेकर के 2018, 19, 20, 21, 22 का मई तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो आरटीपी के हो, चाहे वो एमटीपी के हो, चाहे वो पास्ट पेपर हो, चाहे आईसीआई का मॉड्यूल का हो, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, सारे आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे दोस्त। इसके बाहर एक क्वेश्चन करने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ये क्वेश्चंस मोर देन इनफ होंगे आपके लिए। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मान लो अगर आपका नवंबर 2022 में एग्जाम है, तो उस समय जो आरटीपी आएगा या उस समय जो एमटीपी आएगा, जो अभी तक आया नहीं है, जो 1 महीने 1.5 महीने पहले आता है, वो लेकर के बस कर लेना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और सर समरी नोट्स में क्या होगा? समरी नोट्स विल बेसिकली बी योर लास्ट डे मटेरियल। सर ये एक ऐसी बुक है जो वो आपका फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों मटेरियल बनेगा, और यही चाहिए होता है सर एक स्टूडेंट को। आज मैं आपको 1000 पेज की बुक से पढ़ाऊं और मैं आपको बोलूं एग्जाम के पहले कि भाई तू ये 100 पेज की बुक से रिवाइज कर लेना, आप बोलोगे नहीं सर मेरे को ये 1000 पेज की बुक में ज्यादा कंफर्ट है, क्योंकि ये बुक में मैंने अपने मार्किंग्स की है, ये बुक को मैंने अपना बनाया है, अब ये मेरी है किताब, तो सर मेरे को यही चाहिए किताब। तो सर इन दैट केस दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज, जो अपना जो समरी नोट्स रहेगा वो समरी नोट्स वही रहेगा जो आप लास्ट डे रिवीजन तक यूज करोगे। ये समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। सर क्या आपका क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन है? नहीं बेटा, उसमें क्वेश्चन है, मैं एक अलग से आंसर बैंक निकालूंगा, उसमें तुमको आंसर दूंगा। अरे अच्छी बात करते हो सर। क्वेश्चन बैंक में पूरा क्वेश्चन आंसर, और मैं आपको यह भी बता दूं जो क्वेश्चन बैंक रहेगा ना, उसका जो आंसर रहेगा ना, वो पूरा पूरा आईसीआई फॉर्मेट में रहेगा, पूरा का पूरा आईसीआई फॉर्मेट में। तुमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि यार ये क्वेश्चन में आंसर ठीक ठाक नहीं लग रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? तुम बिंदास लिख सकते हो, क्योंकि मैं तुमको आईसीआई का सजेस्टेड आंसर ही उठा करके डालूंगा। ठीक है, तुम्हारा सजेस्टेड आंसर विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट, विद द लेटेस्ट अपडेशन, एंड उसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल बना करके मैं आपको डालूंगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी जाए। उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइंड होंगे, और साथ साथ में आपको नीचे मेरे ऑथर्स नोट भी मिलेंगे आंसर्स में, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बट सर क्वेश्चन बैंक और समरी नोट्स मिलेगा आपको। सर कहां मिलेगा ये आपको हर दिन के क्लास के पहले आपको ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर रखे हो वहां पे आपको मिल जाएगा। बाद में जो बच्चे रिकॉर्डेड ले रखे ना, शांति, बाद में जो बच्चे जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग ले रखा है ना, आपको जो ईमेल में एक्सेस आया था, उसी ईमेल में अगर आप जाओगे ना, तो आपको वहां पे मेरे सारे फाइल्स एक्सेस करने के मिल जाएंगे। जो भी नोट्स में क्लास में लिखा रहा हूं, जो भी चीजें मैं क्लास में बोल रहा हूं दूंगा, वो आपको उस गूगल ड्राइव लिंक पे मिल जाएगा। कौन सा गूगल ड्राइव लिंक सर? जहां से आपने क्लास लिए हैं, जो आपको ईमेल आया होगा ना, उसमें गूगल ड्राइव लिंक होगा जहां से आपने लेक्चर्स डाउनलोड किए। ठीक है, और सर बाकी तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और वरुण पता नहीं यार तुमको नहीं मिला, 100 बच्चे ऐड हो गए उस ग्रुप में ऑलरेडी, तुमको ही नहीं मिला बस लिंक। अब मेरी बात सुनो सर, आ जाओ। सर 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 तो सर मैंने आपको कहा कि आपको ये मॉड्यूल मिलेंगे, पर इसका करना क्या है सर? इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या करेंगे? मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं दोस्तों। जब मैंने सीए फाइनल की तैयारी की थी ना, तो सीए फाइनल की जब मैंने क्लासेस ली थी ना, तो क्लासेस में मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था। थियरी पेपर में क्या होता है पता है? थियरी सब्जेक्ट में क्या होता है, कभी कभी कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, और अपन लोग कुछ लोग होते हैं ऐसा, जो हम एक बार में समझ जाते हैं सर ने क्या बोला। अब दूसरी बार जब सर रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा मन सुस्त हो रहा है, बोले अरे यार क्या यार ऐसा हो रहा है। जब ये रिपीट होता रहता है ना, तो क्या होता है, जब ये रिपीट होता रहता है, तो आप लोगों को आती है सुस्ती। आप लोगों को लगता है नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं, नहीं यार मेरे को नींद आ रही है, और फिर आपका ग्राफ ऐसे नीचे चला जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है सर? जब आप क्लास में बैठे हो ना, अपने मन को 100% ऑक्यूपाइड रखो। जैसे मैं अपने मन को कैसे ऑक्यूपाइड रखता था सर? अगर सर ने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझाया और मेरे को वो एक बार में समझ आ गया, मेरे को पता है 2 बार सर रिवाइज करवाने वाले, तो मैंने या तो सर का कोई पुराना वाला कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ लिया, या फिर मैंने उसके कोई क्वेश्चन ही साथ साथ में देख लिए जो सर नहीं करवाने वाले, या कुछ भी ऐसा रेलेवेंट काम कर लिया। फोन चला लिया, रेलेवेंट काम नहीं होता है दोस्त। ठीक है, फोन से तो और ज्यादा सुस्ती आती है। मैं तुमको बता रहा हूं, तुम मेरी क्लास सुनते सुनते जो तुम हाथ में फोन पकड़े हो, अगर तुम फोन क्लास के लिए देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उसमें इंस्टाग्राम चला लिए, वो सारी चीजें कर लिए ना, तो तुमको एकदम ही सुस्ती आ जाएगी, तुम छोड़ दोगे और तुमको लगेगा क्लास बोरिंग था। ठीक है, तो सर एक्टिव रहना है, एक्टिव ऐसे रहना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके पास क्वेश्चन बैंक पहले से आ जाएंगे, आप उसमें जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो कि अरे यार स्मॉल कंपनी अगर मैं पढ़ा रहा हूं और तुमको डेफिनेशन समझ आ गया, तो स्मॉल कंपनी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा क्लास में, तो 2 चीज एक्स्ट्रा ही सीखोगे ना, कि अरे जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने ऐसे सॉल्व किया था, सर ने सॉल्व करवाया तो ऐसे सॉल्व हुआ, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो सर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास में बैठे हो ना, तो सबसे पहले तो मेरी बातें सुनो।
क्योंकि वो सुनने के लिए आप क्लास आए हो। दूसरा पॉइंट उसके साथ आप नोट करो। सर नोट मतलब ये नहीं होता है कि मैंने यहां स्पेस छोड़ के यहां लिखना शुरू किया तो तुम भी वही कर रहे हो। तुम क्या करो, सुन रहे हो, अभी तुम नीचे देखो और तुम लिखना शुरू कर दो। फर्स्ट पॉइंट में मैं जो बोल रहा हूं, सेकंड पॉइंट में मैं जो बोल रहा हूं। तुमको ऐसा नहीं है मेरे तरह की चार्ट्स बनाने, मेरे तरह का ही कॉपी करना है, तुमको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। तुमको ना बस जो सुन रहे हो तुम अपने नोट्स में उसको लिखते जाओ ताकि उससे तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बना रहे और तुम एक्टिव रहो, ताकि तुम ना जितना ज्यादा सुन सकोगे। दोस्तों कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, एक बात बताना, कभी मूवी देखने गए हो, ठीक है, और तुम देखा है मूवी अच्छी लगी, उसके बाद तुम्हारे दोस्त ने पकड़ के तुमको दोबारा ले गया कि भाई तू मेरे बिना अकेले कैसे चल गया, चल फिर से चल, तो तुम चले गए उसके साथ मूवी देखने। अब जब तुम दूसरी बार मूवी देखने गए हो ना, कभी तुमको ऐसा सीन दिखा है, अरे यार ये सीन तो मैंने पहली बार में देखा नहीं था और मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, मैं तो पूरा टाइम मूवी देख रहा था, फिर कैसे छूटा मेरे से ये सीन? ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ? बोलो बोलो, कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? सर सर सर, ये जो होता है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को लग रहा है सुन रहे हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग एक चीज प्रोसेस कर रहा होता है ना, उतने में जब एक बार इंफॉर्मेशन आ जाता है तो आपका दिमाग वो प्रोसेस करते वक्त वो ले नहीं पाता है। तो द पॉइंट इज क्लास में जब आपको लग रहा है सुन रहे हो, लेकिन अगर आप इधर उधर अपना माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। तो नोट्स जब लिख रहे हो ना, तो एकदम ध्यान बनाए रखो और साथ साथ में चीजें भी सुनते रहो। अगर आपका माइंड 100% काम कर रहा है ना दिमाग में, तो आपको नींद नहीं आएगी क्लास में। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। बस सर अभी आप बच्चों जैसा मत समझाओ सर, हम लोग इतने भी छोटे नहीं हैं। आपको क्या पता क्या क्या करके बैठे हैं हम लोग। हाँ, आपने अपनी उम्र में वो सब किए भी नहीं होंगे जितनी चीजें हम करके बैठे। बच्चे समझ रखे हो क्या आप हमको? हाँ बेटा पता है हमको, सब पता है हमको। अब मेरी बात सुनो सर, एक तो मैंने कह दिया तुम लोगों को नोट्स बनाना है, दूसरा मैं आपको एक छोटा सा बोनस पॉइंट दे देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि सर पेन जो है ना, जो पेन आप क्लास में भी यूज करोगे और जो भी सब्जेक्ट के पेन्स लेकर के आओगे, एक अपना ब्लैक इंक का बॉल पॉइंट पेन फ्रीज कर लो। एक क्या ब्लैक इंक का बॉल पॉइंट पेन फॉर एवरी सब्जेक्ट। क्यों सर ऐसा? मैं आपको बताता हूं, इंटर में मेरे साथ क्या हुआ था ना। इंटर में क्या होता है, आपको जिस पेन की बहुत 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 माइन्यूट बात बताने वाला हूं सर, सुन लो, बहुत माइन्यूट बात बताने वाला हूं। इंटर में मैंने क्या किया था, जो मेरा पेन था ना, मैं ना एक बार घर आया था। So I used to stay in Raipur, but मेरा घर is originally in Odisha. So I came to my home once and I bought this pen. मेरे को अच्छा लगा पेन, 3 रुपए का पेन था सर, मात्र 3 रुपए का पेन था, और मैंने एक पैकेट खरीदा जिसमें 5 पेन आते थे, और वो पेन लेकर के मैं चला गया रायपुर और मैं क्लास में यूज करने लगा। अब उस पेन से मेरी जो प्यारी हैंडराइटिंग बनती थी, मैं रायपुर लेजिट वो पेन मंगवाता था। एंड एक बार मैंने 120 पेन कुछ मंगवाए थे मैंने क्लास में, कुछ दोस्तों को भी दे दिए, कुछ अपने पास रखे, और लास्ट में मैंने 10 पेन रखे थे सर। उन पेन से मैं एग्जाम लिखने गया था। उससे क्या होता है, थोड़ी हैंडराइटिंग, तुमको क्या होता है ना, जब तुम एकदम एग्जाम हॉल में जाओ और नया पेन खोलो तो तुमको ना हाथ चलने में थोड़ा टाइम लगता है। भाई इतनी भी ज्यादा, इतना छोटा छोटा बारीकी से चीजें हम नाप के रखते थे सर, कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, पर थोड़ा क्या होता है, लाइफ इजी हो जाती है, थोड़ी सी माइन्यूटली लाइफ इजी हो जाती है। और आप लोगों के केस में दोस्तों, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं ना, उन लोगों को ये चीज पता नहीं क्यों पता नहीं होती है। कुछ लोग ब्लू पेन से लिख करके आ जाते हैं पेपर और आकर के कहते हैं सर हमने ब्लू पेन से लिख के आगे चेक होगा क्या? अभी तुम समझो, वो लोग ब्लैक इंक का पेपर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो लोग स्कैनिंग वगैरह करते हैं ना, तो आजकल स्कैनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है, तो जब स्कैन करते हैं तो चीजें आराम से रीडेबल हो, इसलिए ब्लैक पेन को फोर्स करते हैं। तो प्लीज एक ब्लैक पेन ले लो। अभी कौन सा ब्रांड का फोन पेन, कितने रुपए का पेन, वो मेरे को नहीं पता। 3 रुपए का पेन भी काम करता है, 300 रुपए का पेन भी काम करता है, जो तुमको ठीक लगे। ठीक है, तो सर एक पेन ले लेना और पेन से शुरू कर देना। पेन के बारे में ज्यादा नहीं घुस रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। अब सर बहुत हो गया, बच्चों वाली बातें बहुत कर ली, अब थोड़ा करे क्लास शुरू करे। 3 रुपए वाला पेन मस्त होता है कह रहा है आदर्श। आदर्श बोले सर 3 रुपए वाला पेन मस्त होता है एकदम। विद्या कहती है कौन सा पेन था सर, मेरे को याद नहीं यार, वो अभी मेरे को याद नहीं, पर वो वैसे भी ब्लैक में नहीं था, ब्लू वाला ही मस्त था उसका, पर तब ब्लू चलता था, ब्लैक चलेगा, तुमको ब्लैक में ही लिखना पड़ेगा, पहले ब्लू ब्लैक दोनों अलाउड था। अब सर आ जाओ ना, मेरी बात सुनो। अब मैं तुमको ना सर कुछ पढ़ाने वाला हूं सर। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे सर, हम शुरू करेंगे कॉर्पोरेट लॉ। क्या कहा मैंने, हम शुरू करेंगे कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में हम क्या पढ़ेंगे सर, कॉर्पोरेट लॉ में हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट। ठीक है सर, हाँ सर समझ गए, कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। सर कोई बता सकता है कंपनीज एक्ट कौन से साल में आया था? कोई बता सकता है कंपनीज एक्ट कौन से साल में आया था? सर कंपनीज एक्ट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं 2013, जो आज से 10 साल पहले आया था, 2013, एकदम नया नया ताजा ताजा। लेकिन सर
इसके पहले एक कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। 1956 में इन्होंने कंपनीज एक्ट बना दिया, और वो जो 1956 वाला कंपनीज एक्ट है वो 57 इयर्स चला, और 57 इयर्स बाद उसको खत्म करके एक नया एक्ट बना दिया, कंपनीज एक्ट 2013, जो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेड हो गया सर, बेसिकली कंपनीज एक्ट अपग्रेड हो गया। पर सर मेरे को कोई एक चीज बता सकता है, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, समझ गए, लेकिन एक बात बताओ सर, आपने कहा कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, फिर आपने कहा कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, ये लॉ क्या होता है, ये एक्ट क्या होता है? व्हाट इज लॉ, व्हाट इज एक्ट? किसी को पता है व्हाट इज लॉ वर्सेस व्हाट इज एक्ट? अरे बोलो बोलो, तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, जितना बोलोगे उतना कम सोओगे। बोलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एन एक्ट? मुस्कान कहती है लॉ इज वाइडर, आदर्श कहते हैं लॉ इज ब्रॉडर। ओ माय गॉड, पर व्हाट इज लॉ? लॉ इज सेट ऑफ रूल्स, एक्ट इज अंडर लॉ। ओहो बच्चों आ जाओ, एक्ट छोटा। आरिफ ने बोला शब्दों का प्रयोग एकदम लिमिटेड करो, एक्ट छोटा, 2 शब्द लिखे, बोले बस। सर सुनो, ये लॉ है और इसके अंदर ये एक्ट है। क्या मतलब सर? एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो सर लॉ में और क्या क्या आता है? एक्ट के अलावा लॉ में आता है रूल्स, लॉ में आता है केस लॉज, लॉ में आते हैं नोटिफिकेशन, लॉ में आते हैं सर्कुलर्स। पर सर अपने को एक शब्द नहीं समझा था एक्ट, आप उसमें 6 शब्द और लाके रख दिए, क्या समझेगा हमको? सुनो सर सुनो, लॉ क्या होता है, जैसे अगर हमने बोला, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हम, अगर मान लो हमारे इधर चोरी हो रही थी, बहुत चोरी हो रही थी, दिन रात चोरी हो रही थी, मतलब आकर के चक्कू लेके आते, गला में रखते और पैसे लेकर के चले जाते, रोज चोरी हो रही है। तो अब हमने सोचा चोरी को लेकर के लॉ बनाएंगे, तो सर हमने एक ब्रॉडर सेंस में सोच लिया कि हाँ हम कुछ तो अपने को कानून बनाना है। अब सर वो लॉ बनाने के प्रोसेस में हमने एक हमने एक्ट बनाया, एंटी थेफ्ट एक्ट। ऐसा मान लो हमने एक एंटी थेफ्ट एक्ट करके एक एक्ट बनाया, तो सर हमने पूरा, हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको चोरी रोकना है, तो चोरी रोकने के लिए हमने एक स्टेप लिया, एंटी थेफ्ट एक्ट। उसके अलावा और भी हम 2-3 और एक्ट बना सकते हैं जो इस लॉ का पार्ट हो। तो सर एक्ट इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म एंड लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो सर जब हमने बोला कॉर्पोरेट लॉ, तो मेरा मतलब था कहने का कि हम ऐसे लॉज बनाएंगे जो कंपनीज को गवर्न करेगा। उसमें सर एक हो गया कंपनीज एक्ट 2013, उसमें और भी चीजें हो सकती थी पर और चीजें नहीं है। पर जैसे पिछले फाउंडेशन में जैसे आपने देखा था बिजनेस लॉस, तो बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से लॉ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी लॉ है। तो ये सारे अलग अलग एक्ट हैं जो मिला करके बिजनेस लॉ बनते हैं। तो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें से एक चीज होती है एक्ट। सर एक्ट तो समझ गए, अच्छे से समझ गए, लेकिन ये रूल्स क्या होता है, ये केस लॉस क्या होता है? अरे केस लॉस तुमने फाउंडेशन में पढ़ा ना, सैल्मन वर्सेस सैल्मन, ऐसे सारे बहुत सारे केस लॉस पढ़े थे ना। वो सारे केस लॉस जो है ये क्या होते हैं सर? केस लॉस आर बेसिकली समथिंग विच हेल्प यू इंटरप्रेट अ सेक्शन। क्या सर? सर अगर एक सेक्शन है, एक सेक्शन है सेक्शन 1, अब मिस्टर राम बोलेगा कि सेक्शन 1 का मतलब ये होता है, अब यहां पे मिस्टर श्याम बोलेगा नहीं नहीं भाई ये नहीं वो होता है। तो सर अभी राम और श्याम दोनों अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये होता है वो होता है ये होता है वो होता है। अब कौन डिसाइड करेगा सर क्या होता है? तो ये दोनों जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो ऑर्डर देगा ना, वो ऑर्डर में लिखेगा कि राम वर्सेस श्याम के केस लॉ में ये डिसाइड हुआ था कि ये सेक्शन का मतलब ये है कि वो है, वो लिखेगा। अब सर ये जो केस लॉ है ना, ये बेसिकली आपको किसी किसी सेक्शंस में और ज्यादा क्लैरिटी देता है। तो एक लॉ समझने के लिए ना आप एक्ट तो पढ़ोगे ही, उसके साथ साथ आप उसके रिलेटेड केस लॉज भी पढ़ोगे। और सर सिमिलरली ये रूल्स क्या होता है? रूल्स क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर पढ़ाऊंगा। करेक्ट, मोहम्मद चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस लॉ, वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ। तो सर अब एक्ट के साथ साथ रूल्स क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा जब हम स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन सर लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ इट। अब सर ये तो हम समझ गए, पर मेरे को एक बात बताओ, आपने कहा कंपनीज एक्ट 2013, अब ये कौन माइका लाल है जो कहता है कि कंपनीज को ये रूल एप्लीकेबल होगा? मतलब मान लो कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको कंपनी में 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। डायरेक्टर मतलब कौन सा डायरेक्टर? मतलब वो लोग जो कंपनी चलाते हैं, ठीक है। तो चलो डायरेक्टर नहीं, चलो मान लो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि एक पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होने चाहिए, 7 शेयर होल्डर होने चाहिए। तो सर मेरा सवाल ये है, तुम कौन होते हो कहने वाले? हो कौन तुम जो एक्ट बना रहे हो? तो उन्होंने कहा मी पार्लियामेंट। कौन? पार्लियामेंट।
क्या एक्ट बनता कैसे? तो मैंने बोला रुको जरा सब्र करो, भाई आया है सब बता के जाएगा, मेरी बात सुनो। सर एक्ट जो आपने बोला कि एक दिन कोई आया और बोला कंपनीज को ये चीजें करनी है, तुम हो कौन जो एक्ट बना रहे हो? तुम्हारे पास पावर कहां से आ रहा है? तो सर पावर जो है ना वो कोई है कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज जो पावर देता है। सर क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Constitution of India is a document which talks about everything that can be done in India with regards to law. Constitution of India एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, जो हम कहते हैं ना हमारा फ्रीडम टू स्पीच है। कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका एक आर्टिकल है 245, आर्टिकल 245। वो आर्टिकल 245 जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट अगर तुम चाहो ना तो तुम लॉ बना सकते हो। सर ये पार्लियामेंट मतलब कौन हो गया? पार्लियामेंट मतलब अभी के लिए आप ये समझ लो, पार्लियामेंट मतलब दो लोग आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सर अभी विधान परिषद विधानसभा कब आता है, सेंट्रल लॉ क्या होता है, स्टेट लॉ क्या होता है, वो सब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। आप अभी फिलहाल ये समझो कि पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा को इन्होंने पावर दे दिया कि तुमको लॉ बनाने का है ना, तुम बनाओ, तुम्हारे पास पावर है। तो सर अब अगर मान लो कंपनीज एक्ट करके एक एक्ट अगर बनाना था जो कंपनी को रेगुलेट करे, तो कौन बनाएगा? सर तो मैं आपको बताता हूं कौन बनाएगा। सबसे पहले ये आइडिया किसके पास आना है? आज के डेट में गवर्नमेंट कौन है? आज के डेट में किसकी सरकार है? सर किसकी सरकार है? बीजेपी की कांग्रेस की? किसकी सरकार है? बीजेपी की कांग्रेस की? किसकी सरकार है? अरे बोलो, बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है? सर आज के डेट में बीजेपी की सरकार है। करेक्ट, बीजेपी की सरकार है। तो मान लो अगर नरेंद्र मोदी जी तक कंप्लेन पहुंची कि यार ये कंपनीज ना बहुत नाटक कर रहे हैं, कंपनीज को अपने को कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे सर नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे अपने डिपार्टमेंट को कि भैया जरा ये प्रॉब्लम आई है देखो। तो कौन से डिपार्टमेंट? सर अब एक चीज समझो, मिनिस्ट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि क्या सर, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए। ऐसे जितने भी अफेयर चल रहे, वो वाला अफेयर नहीं जो तुम सोच रहे हो नालायकों, वो अफेयर नहीं। अफेयर मतलब काम, वो भी काम है, लेकिन अफेयर मतलब सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, तो अलग अलग काम, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब क्या? जो कंपनीज से रिलेटेड काम है जो मिनिस्ट्री देखती है, वो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गए। ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री होती है सर। तो अभी कंपनी की बात आई तो नरेंद्र मोदी जी भेजेंगे किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमको एक लॉ चाहिए इसके रिलेटेड। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कौन सर? हु इज आवर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? सर ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, हर एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अमित शाह जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के निर्मला सीतारमन जी हैं। तो इस तरीके से सर हर एक डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में निर्मला सीतारमन जी क्या करेंगे? वो डिसाइड करेंगे हाँ हमको एक कंपनीज एक्ट बनाना है, तो वो सबसे पहले तो एक कमिटी बैठाएंगे। एक कमिटी बैठाएंगे, वो कमिटी क्या करेगी? वो कमिटी पूरा रिसर्च करेगी कि अभी तक क्या कंपनी लॉ था, यूएस में क्या कंपनी लॉ है, चाइना में क्या कंपनी लॉ है, इंडिया की क्या जरूरत है। वो पूरा रिसर्च करने के बाद ये कमिटी एक रिपोर्ट बनाएगी, जिसमें वो ड्राफ्ट बनाएगी कि हमारे हिसाब से कंपनी लॉ कैसा होना चाहिए। इस ड्राफ्ट को कहते हैं सर बिल। इस ड्राफ्ट को कहते हैं बिल। बिल ठीक है। अब ये जो ड्राफ्ट बना दी इस कमिटी ने, इस बिल को आप लेके जाओगे पब्लिक के पास और पब्लिक को बोलोगे पब्लिक हजरात पब्लिक मेरी बात सुनो। पब्लिक, हमने एक ड्राफ्ट बना के आपके पास लाया है जिसमें हम एक नया कंपनीज एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, आप एक बार ये ड्राफ्ट पढ़ लो। सर मैं आपको एक एकदम जीता जागता एग्जाम्पल दूं, एकदम जीता जागता एग्जाम्पल। आपके इंस्टीट्यूट ने नया कोर्स लाने की बात की, न्यू कोर्स लाने की बात की, उसके लिए इंस्टीट्यूट को एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा। तो अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया? पहले प्रपोज्ड अमेंडमेंट बनवाया। कहां बनवाया? उसको एक बिल में बनाया। अब वो बिल को इन्होंने 1 जून के आसपास इन्होंने पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया था। मतलब हम जैसी जनता, जैसे कि मान लो उनका प्रपोजल था हम लॉ बंद करेंगे, तो मैं पब्लिक हूं, तो मैं अपना सजेशन ऑब्जेक्शन दे सकता हूं कि नहीं तुमको लॉ नहीं बंद करना चाहिए, या हां तुमको लॉ बंद करना चाहिए, इस तरह का प्रपोजल या सजेशन दे दो। तो ये जो है ना, ये 1 जून को स्टेटमेंट खुला था और 30 जून तक चालू था।
अब इस पीरियड में जिसको जो भी सजेशन देना है वो सजेशन देगा, जो भी ऑब्जेक्शन देना है देगा, और जब ये 30 जून को खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये लोग देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्शन वैलिड है, कौन सा ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। जो भी ऑब्जेक्शन वैलिड था उसको ये लोग प्रपोज्ड बिल में चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा सर रिवाइज्ड बिल। यही जो बिल था उसमें इन्होंने चेंजेस ले लिए और ये रिवाइज्ड बिल बन जाएगा। तो सर ऐसा ही एक नया एक्ट भी आता है। तो मैं वापस आ जाता हूं यहां पे, बिल को इन्होंने पब्लिक के लिए खोला और पब्लिक अपने कमेंट्स देगी और कमेंट्स के बाद वो बन जाएगा रिवाइज्ड बिल। अब सर रिवाइज्ड बिल से क्या होगा, लॉ पास करने का पावर किसके पास था, वो तो पार्लियामेंट के पास था। तो आपको ये रिवाइज्ड बिल को लेकर के जाना पड़ेगा बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के पास। सर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कौन से दो हाउसेस है सर पार्लियामेंट के? कुछ हिस्ट्री सिविक्स नाम की चीज हुआ करती थी बचपन में। हाँ सर थी ना, जो हम क्लास छोड़ देते थे, हम अटेंड नहीं करते थे, सोते रहते थे, रट्टा मार के पास हो गए। हाँ वही, उसमें लिखा था बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कौन सा होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो सर सबसे पहले आप उसको लोकसभा के पास लेके जाओगे या राज्यसभा के पास लेके जाओगे और उसके बाद आप उसको जो दूसरा हाउस है उसके पास लेके जाओगे और उनका अप्रूवल लोगे। जब ये दोनों ने अप्रूव कर दिया, किन्होंने सर, दोनों ने, एक ने, दोनों का अप्रूवल लगेगा। जब दोनों ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद क्या सर, हो गया बस? नहीं, उसके बाद आपको लेके जाना पड़ेगा उसको अपने प्रेसिडेंट के पास। बताओ दुनिया में कौन जग रहा है, प्रेसिडेंट कौन है अपने इंडिया का? खबरदार तुमने अमित शाह बोला, खबरदार तुमने अमित शाह बोला। सर कौन है प्रेसिडेंट इंडिया का? अरे बोलो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। अमित शाह मत बोलना मालिक बस। लगता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो पावरफुल बंदा होता है वो प्रेसिडेंट होता है और अमित शाह पावरफुल बंदा है। अरे बोलो, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। सर रामनाथ कोविंद जी हैं अपने प्रेसिडेंट। तो आप प्रेसिडेंट के पास जाओगे और प्रेसिडेंट के पास ये बिल लेकर के जाओगे और प्रेसिडेंट को बोलोगे प्रेसिडेंट जी हमने ये बिल बनाया, उस पर पब्लिक का कमेंट ले लिया, हमने राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह अप्रूव करवा लिया और अब हम इस पे आपका फाइनल अप्रूवल लेने आए हैं। और जब यहां पे रामनाथ कोविंद जी साइन कर देंगे ना, आरके जी, तब जाके ये बिल जो है ना सर एक्ट बन गया। अब ये फाइनल आपका कंपनीज एक्ट हो गया तैयार। अब सर मेरे को एक बात बताओ, मैं बेचारा घर में इंसान कमरे में बंद पड़ा रहता हूं, मेरे को क्या पता प्रेसिडेंट ने कौन सा डॉक्यूमेंट साइन किया है? अपने को किधर से पता चलेगा? तो सर पब्लिक को तो बताना पड़ेगा ना ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन हो गया है। तो सर उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये प्रेसिडेंट ने जो एक्ट को साइन कर दिया इसको आपको पब्लिश करना होता है। किधर पब्लिश करते हो मालिक आप इसको आप पब्लिश करते हो ऑफिशियल गैजेट में। क्या कहा सर मैंने? ऑफिशियल गैजेट में। ये गैजेट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गैजेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी अनाउंसमेंट करना है ना बड़ा, वो इस जगह पे आके करती है। तो जैसे मैं अगर आपको ऑफिशियल गैजेट दिखाऊं तो कुछ नहीं करने का है, गूगल में जाने का है, ऑफिशियल गैजेट मारने का है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप इधर जाओगे तो सबसे पहला ई गैजेट होम आता है, ये आपका ऑफिशियल गैजेट है। स्किप टू मेन कंटेंट। ओके ये आपका ऑफिशियल गैजेट है सर। यहां पे अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने इस सब्जेक्ट पे कुछ तो भी पब्लिश किया है। तो जिस दिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ला करके कंपनीज एक्ट यहां पे पब्लिश कर देगी, उस दिन से कायदे से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। पर सर ऐसा भी हो सकता है ना कि पब्लिश आज कर रहे हैं लेकिन एप्लीकेबल 6 महीने बाद से होगा। सर ऐसा हो सकता है कि नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कोई चीज थी जिसको पब्लिश आज कर दिया लेकिन एप्लीकेबल 6 महीने बाद से होगा? बिल्कुल हो सकता है सर। तो एप्लीकेबल कब से होगा सर? द डेट ऑन विच सच डॉक्यूमेंट वाज पब्लिश्ड और द डेट विच इज मेंशन्ड इन द एक्ट whichever is later। जिस दिन यहां पे आया या जो भी डेट एक्ट में लिखा हुआ था, दोनों में से whichever is later होगा, उस दिन से आपका वैलिड हो जाएगा। क्या? आपका एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा और हर कंपनी को वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से सर कंपनीज एक्ट पिक्चर में आया था। दोस्तों ये चीज आपको समझी क्या? जब ये मैं आपको बता देता हूं लास्ट टाइम एप्लीकेबल कब से होगा। मान लो इन्होंने पब्लिश किया 30 अप्रैल को, मान लो इन्होंने पब्लिश किया 30 अप्रैल को, पर इन्होंने एक्ट में अपने आप में लिख रखा था कि ये जो एक्ट है ना ये एप्लीकेबल होगा। हमने लिख दिया 30 हमने पब्लिश किया 30 अप्रैल 2022 को, पर हमने लिखा ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से। तो सर कब से एप्लीकेबल होगा? भाई जब से लिखा है तब से एप्लीकेबल होगा ना। जल्दी क्या है अपने को? ठीक है, तो सर एकदम हल्का हल्का कॉन्सेप्ट था। बताओ सर मेरे को एक बार फटाफट एक्ट कैसे बनता है, बताओ फटाफट एक्ट कैसे बनता है। बहुत सिंपल कीवर्ड्स बस मेरे को बता दो, बहुत सिंपल, बीच की कहानियां सारा उड़ा दो। कैसे एक्ट बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है। किसको पावर दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 ने पावर दिया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करेगा? एक कमिटी बैठाएगी।
कमिटी क्या करेगी, बिल बनाएगी, बिल पे क्या होगा, पब्लिक का कमेंट आएगा, पब्लिक के कमेंट के बाद रिवाइज्ड बिल बन सकता है, नहीं बन सकता है, मतलब मान लो पब्लिक ने कोई भी ढंग का कमेंट नहीं दिया तो हमने रिवाइज्ड बिल नहीं बनाया, उसके बाद क्या होगा, रिवाइज्ड बिल आप लेके जाओगे लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों हाउस का अप्रूवल हो जाने के बाद आप उसको प्रेसिडेंट के पास लेके जाओगे और प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाने के बाद ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करोगे। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ या जो भी डेट था आपके एक्ट में लिखा हुआ, विच एवर इज लेटर, उस दिन से आपका एक्ट जो है पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो जाएगा। किसको एप्लीकेबल हो जाएगा सर, पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो जाएगा। सर पूरे इंडिया को तब एप्लीकेबल होगा अगर सेंट्रल एक्ट होगा, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट स्टेट वाइज नहीं है, वो पूरा सेंट्रल एक्ट है, तो सेंट्रल पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर कुछ कुछ ना, कुछ कुछ होता है नहीं, कुछ कुछ आपके स्टेट रिलेटेड एक्ट्स भी बनते हैं, कुछ कुछ आपके स्टेट रिलेटेड लॉज भी बनते हैं, उसकी बात अपन नहीं करेंगे, ये ब्रॉडली इस तरीके से सर आपका एक्ट पिक्चर में आता है। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, सर ये जो है ना, ये बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, आप समझ गए अब एक्ट कहां से आता है। सर आप समझ गए एक्ट कहां से आता है, मैं आपको कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, लॉ वर्सेस एक्ट क्या होता है, मैंने आपको सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज क्या होता है मैंने ब्रॉडली बताया है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसके पहले सर मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आंसर करना चाहता हूं, अमेंडमेंट्स का क्या सीन है। सर एक तो सबसे पहले ना, अमेंडमेंट्स से डरना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो ना, सबसे पहला काम ये करो, अमेंडमेंट से डरना बंद कर दो। क्यों सर, सिलेबस 100 मार्क्स का होता है, आपका मुश्किल से तो भी मुश्किल से 5 मार्क का क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। 5 मार्क का अमेंडमेंट हो गया, ले किस्मत खराब 10 मार्क का हो गया, ले किस्मत खराब 10 मार्क का अमेंडमेंट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों को दोस्तों, बाकी 90 मार्क भी तो कवर करना है, तो अमेंडमेंट का टेंशन आप कृपया करके छोड़ दें। तो सर करना क्या है, आप सबसे पहले ये समझो अमेंडमेंट का क्या करना है, उसके पहले आप ये समझो कि अमेंडमेंट आपके लिए कब तक का एप्लीकेबल है। सर अगर आपका एग्जाम नवंबर 2022 है या आपका एग्जाम मई 2023 है, तो कोई मेरे को बता सकता है आपको कब तक का अमेंडमेंट आपके सिलेबस में एप्लीकेबल हो जाता है। कैन समवन टेल मी टिल व्हाट डेट द अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फॉर यू। सर द आंसर इज फॉर नवंबर 22 स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट अप टू 30th April 2023 विल बी एप्लीकेबल। सही बोला ना मैंने, मेरे को तो कुछ गलत नहीं लग रहा है, तुमको कुछ गलत लग रहा है क्या। अरे सर क्या बच्चों जैसी गलतियां कर रहे हो, 2022 है ना सर, क्या आप भी सर इतने बड़े हो गए हो, 2023 कैसे। अरे भाई 2023 तक में अमेंडमेंट क्या होना है मेरे को क्या पता, तो इसी साल तक का अमेंडमेंट होगा ना, तो 30 अप्रैल 2022 तक का अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल होगा, उसके बाद का अमेंडमेंट आपको आंख बंद करके निकल लेना है। अब सर मई 2023 वालों के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक का अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा, 31 अक्टूबर 2022 का। सर आज हम जुलाई में है, जुलाई तक के जितने भी अमेंडमेंट है ना, जो 30th April तक हो चुके हैं, जो 30th April तक हो चुके हैं, जो नवंबर 22 वालों के लिए वैलिड है, वो मैं इस क्लास में कवर करवाऊंगा। उसके बाद के जो 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट रहेंगे, उसका मैं अलग से आपको वीडियो दे दूंगा दोस्तों, दोस्तों उसका मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा, और वो वीडियो मैं आपको सही में बता रहा हूं, अगर अभी तक तो ऐसा कोई खास अमेंडमेंट आया नहीं है और ऐसा ही चलता रहा ना, तो कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट आपके लिए आना नहीं है, शायद 100 में से 98% सिलेबस उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट का टेंशन छोड़ दो सर, नवंबर 22 वालों आप लोगों को इस बैच के ऊपर कुछ भी नहीं देखना है, अनलेस इंस्टीट्यूट अपने आरटीपी में कोई गेम खेले, और इंस्टीट्यूट खेलती है सर, अपने को तो आदत हो गई, अपने को ऐसा हो गया ब्रिंग इट ऑन वाला हो गया, तुम लोगों को भी मैं खिला दूंगा गेम। तो सर इंस्टीट्यूट खेलती है, बाकी आपको इस वीडियो के अलावा बाहर जाकर के कुछ भी अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नवंबर 22 वालों, और मई 2023 वालों मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, अगर कोई अमेंडमेंट होता है मेरे यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है सर, ठीक हो गई बात। हाँ सर अमेंडमेंट का टेंशन खत्म हुआ और अपना नोट्स का भी पॉइंट खत्म हो गया। सर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एकदम खतरनाक तुम लोगों को चीजें मैंने बता दी। अब मेरे साथ सर लेट्स गेट started with what, the one and only Companies Act 2013। सर कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसका अगर एक लाइन में समझाऊं ना, हर कोई को लगता है उसको कंपनीज एक्ट आता है, पर जब कंपनीज एक्ट एग्जाम में आता है तब उसको कुछ नहीं आता है।
क्यों सर? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। आप कंपनीज एक्ट में टारगेट ये लेके चलोगे कि भाई ये जो कंपनीज एक्ट 60 मार्क का आएगा ना, उसमें मेरे कम से कम तो भी 40 मार्क आने, कम से कम बेयर मिनिमम बोला सर मैंने 40 मार्क आने, और 45 तो भी आने ही आने हैं अगर मैं अच्छे से मेहनत कर रहा हूं। तब जाके आपको समझ आएगा कंपनीज एक्ट मेरे को किस डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि भाई कंपनीज एक्ट में अगर आप 60 में से 25 ला रहे हो, 30 ला रहे हो, और तुम फिर खुश हो जा रहे हो मेरे को कंपनीज एक्ट आता है, तो भाई तेरे को नहीं आता है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में जब आप जाकर के 40-45 लाओगे, तब आपको अदर लॉ में 40 में से कुछ 15-20 मिलेंगे, तब जाके एग्जेम्पशन बनता है मालिक, तब जाके एग्जेम्पशन बनता है। तो कंपनीज एक्ट में 40, और अगर आपको थियरी पसंद है तो और भी अच्छा, आपको 45 मार्क्स का टारगेट करना होगा सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट में। सर मतलब पास तो अकेला आपको कंपनीज एक्ट करा देगा, इस तरह की आपको तैयारी करनी पड़ेगी कंपनीज एक्ट में। ठीक है, वही बोला मैंने मुक्ता, क्या ही बोला मैंने आपको, वही तो मैंने बोला कि नवंबर 22 वालों को नहीं करना होगा। क्या बोला मैंने आपको? मुक्ता मुक्ता मुक्ता, सुनो मेरी बात दोस्तों। कंपनीज एक्ट 2013 कितने चैप्टर्स मैंने बोले थे सर? 29 चैप्टर्स। कितने सेक्शन मैंने बोले थे? 1 से 470। सर 1 से 470 में आपके सिलेबस में सिर्फ 1 से 148 सेक्शंस तक आपके सिलेबस में है। और सर ये जो सेक्शन 1 से 148 है ना, इसका हम अभी सिर्फ फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 1, जो सिर्फ 2 ही सेक्शन की बात करता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, बस। सर क्या बात कर रहे हो, एक एक चैप्टर में सिर्फ इतने छोटे छोटे सेक्शन, इतने कम कम सेक्शंस है? अरे रुको जरा, सबर करो, आगे जाके देखेंगे। सर क्लास 8:30 तक है ना, तो जाने दो ना, क्लास कब तक है? अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो जाने की बात, रुक तो जाओ थोड़ा सा। वरुण पूछ रहे टेस्ट। सर टेस्ट का भी चलो आप लोगों को बता देता हूं। टेस्ट जो है ना, थोड़ा मटेरियल पोर्शन जब आप लोगों का हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीकली टेस्ट भी लूंगा, और बैच के एंड में एक फाइनल टेस्ट तो होना ही होना है। ठीक है, बट सर उसके साथ आपने को बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस। तुम लोग को एक चीज बताऊं, टेस्ट का मतलब समझ लो दोस्तों। टेस्ट मतलब क्या होता है? भाई मैं रेडी हूं, पूछ ले जो पूछना है तेरे को। क्या तुम रेडी हो? नहीं ना, तो क्यों पूछना है अपने को? जान दो ना, पहले तैयारी कर लेते, बाद में टेस्ट का देख लेंगे। आ जाओ सर, नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं, अब हम कंपनीज एक्ट शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले सर ये बताओ कंपनीज एक्ट है क्या? तो सर कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो ना कंपनी को कंट्रोल करता है, कंपनी को कंट्रोल करता है। कंपनी क्या होता है सर? कंपनी ना, कंपनी आपके कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। सर जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो ना, तो यूजुअली उस एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 जो होता है वो बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। सर यूजुअली, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन, कहीं कहीं पे सेक्शन 3 में डेफिनेशन होता है, कहीं कहीं पे सेक्शन 5 में डेफिनेशन होता है, लेकिन ये हर एक्ट में यूजुअली सेक्शन 2 में डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन का मतलब क्या सर? कि जैसे एक्ट में बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, अब उस वर्ड्स का मतलब किसको पता, तो वो वर्ड्स का मतलब ये लोग डेफिनेशन वाले सेक्शन में डिटेल में लिखते हैं। तो सर वैसे ही कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 है जिसमें बहुत सारे डेफिनेशन है। अब उस डेफिनेशन में एक क्लॉज है सर, क्लॉज नंबर 20, और वो जो क्लॉज है ना, क्लॉज नंबर 20, वो डिफाइन करता है कि कंपनी क्या होता है। तो सर उन्होंने डिफाइन कर दिया कंपनी क्या होता है। तो कंपनी क्या होता है सर? कंपनी मतलब, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। क्या क्या सर? कंपनी का डेफिनेशन समझने के पहले मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूं कंपनी क्या होती है। सर आपने बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि कंपनी इज अ लीगल एंटिटी विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, प्रॉपर्टी, कैन हैव प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, ये सारी चीजें, ऐसा कुछ पढ़ा है सर आपने बचपन में? आपने बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा है दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? इस तरह का कोई डेफिनेशन पढ़ा है सर कंपनी का? तो वही कंपनी है। कंपनी मतलब क्या? जैसे मैं एक इंसान हूं, आई कैन सी, आई कैन स्पीक, आई कैन यूज माई हैंड्स, बट कंपनी डजंट हैव आईज टू सी, ब्रेन टू थिंक, सो कंपनीज कांट डू दीज थिंग्स। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब बनाया हुआ पर्सन है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब क्या? दुनिया में चाहे कुछ हो जाए कंपनी चलते रहेगी, एक्सेप्ट डिसोल्यूशन एंड एवरीथिंग। कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब उसके डायरेक्टर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को, किसी को भी कुछ हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते रहेगी। और सर ये तो आजकल हर इंसान के लिए सच हो गया है। कंपनीज के लिए क्या, ये तो हर इंसान के लिए सच हो गया। तुम रहो या ना रहो, हम तो चलते रहेंगे।
पर सर सुनो मेरी बात, उसके अलावा कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उनका एक लीगल दर्जा है, दे आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब आप उनको एक अलग से एंटिटी बोल सकते हो, ये कंपनी होती है सर। अब इस तरह की कंपनी जो होती है ना, वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या, इनको बनाया जाता है, इनको रजिस्टर कराया जाता है। तो जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कौन से एक्ट में, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, या भले कंपनीज एक्ट 1956 में, इन लोगों को हम कहते हैं कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो सर कंपनी मतलब क्या, एक कंपनी मतलब एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या किसी भी पुराने एक्ट के अंदर, कंपनी लॉ वाले। ठीक है, यस करेक्ट यश, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनीज रिमेन गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, तो सर ये हो गया कंपनी। अब एक कंपनी जैसे कि सर एक एग्जांपल दो कंपनी का, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं टाटा स्टील, और उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कभी तो भी 19th सेंचुरी में बनी थी, वो 20th सेंचुरी में कंपनी बनी थी। ये जो कंपनी है ना, ये कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी। तो सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज अ कंपनी, क्यों, क्योंकि वो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है या कोई पहले वाले में। सिमिलरली सर आपका टाटा स्टील हो गया, सिमिलरली आपका गोदरेज हो गया, ये सारे कंपनीज हैं सर जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुए हैं, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। अब सर सिमिलरली एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अपना टेस्ला हो गया, टेस्ला भी तो कंपनी है, करेक्ट। टेस्ला जो इलॉन मस्क कौन, ओ भाई टेस्ला, भाई टेस्ला, इलॉन मस्क, अरे वही जिसने अभी ट्विटर को खरीदा। सर इलॉन मस्क, टेस्ला, टेस्ला भी अपनी कंपनी है ना, बोलो कंपनी है कि नहीं, अरे इंडियन इंडियन छोड़ो, कंपनी है कि नहीं। सर इलॉन मस्क की जो टेस्ला है ना, वो कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई हमारे लिए कंपनी के डेफिनेशन में क्या आता है, वो कंपनी जो इंडिया में जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। टेस्ला आके हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है क्या, टेस्ला आके कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है क्या, नहीं ना। टेस्ला तो बाहर यूएस में बनी है, उधर का लॉ उसको लग रहा है, इंडिया से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, तो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट हम उसको कंपनी नहीं मानेंगे। पर आगे चल के आपको समझेगा कि भले वो कंपनी नहीं है, पर वो एक डेफिनेशन में आती है जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है सर, बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा चीज है जो कंपनी को तो इंक्लूड करता ही है। कंपनी मतलब क्या, जो इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए, उसके अलावा वो कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुए हैं ना, उनको भी कंसिडर कर लेता है। मतलब जैसे टेस्ला है, वो कंपनी नहीं है हमारे डेफिनेशन के लिए, पर बॉडी कॉर्पोरेट है। सर तो इससे मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि टेस्ला इन जनरल, जब आप लॉ में नहीं बात कर रहे हो ना, आप इन जनरल बात कर रहे हो ना, तो आप बोल सकते हैं हाँ भाई कंपनी है। पर एक बात समझो, कंपनी का मतलब सिर्फ यही होता है जो कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। टेस्ला नहीं हुआ है तो उसको हम कंपनी नहीं कहेंगे, पर बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी जो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए हैं वो तो आते ही आते हैं, उनके साथ कोई बाहर के एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए तो वो भी आ जाते हैं, वो हो जाते हैं सर बॉडी कॉर्पोरेट। समझे सर। पर सर एक बात बताऊंगे आपको, अरे एक बात बताऊंगे आपको, मान लो सर, मान लो एक कोई अच्छी सी फॉरेन की कंपनी बताओ, फेसबुक, मान लो फेसबुक। अब फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने इंडिया में आकर के अपनी खुद की एक कंपनी खोली। फेसबुक जो अपने आप में एक वहां की बॉडी कॉर्पोरेट है, वो इंडिया आकर के उसने अपना इंडिया में खुद का कंपनी खोला। अब ये क्या कंपनी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, सर दी आंसर इज यस, कहलाएगी। बिकॉज ओनर कौन है उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता, ओनर बाहर का है, ओनर इंडिया का है, ओनर पाताल लोक का, इंडियन कहां का है, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। अपने को फर्क यह पड़ता है क्या कंपनीज एक्ट के अंदर तेरा जन्म हुआ है, क्या कंपनीज एक्ट के अंदर तेरा जन्म हुआ है, हाँ ना भाई, तो तू अपनी कंपनी च है। अगर तेरा कंपनीज एक्ट के अंदर जन्म नहीं हुआ है, अपने कंपनीज एक्ट के अंदर बाहर किधर तो भी हुआ है, तो हम तुमको बॉडी कॉर्पोरेट मान लेंगे, कंपनी नहीं मानेंगे। क्यों पता है सर, क्यों, क्योंकि भाई जैसे ही किसी चीज को तुम कंपनी बोलते हो ना, उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं, और जब कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं ना, दुनिया भर के कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब फेसबुक बोलेगा भाई मैं यूएस में बैठा हूं, इंडिया, तुम क्यों मेरे को जबरदस्ती कंपनी बोल रहे हो, मेरे को तुम्हारा कंपनीज एक्ट कंप्लाई ही नहीं करना, मेरे को इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। तो सर इसीलिए जब आप कंपनी का डेफिनेशन डिफाइन करते हो ना, तो आपका कंपनी इंडिया में बना होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, हम समझ गए, अब हो गया, बस इससे ज्यादा मत समझाओ। ठीक है सर, अब समझो, अपने को सेक्शन 1 से सेक्शन 148 तक जाना है। अब सर मैं जो हमेशा कहता हूं ना, द रैंकर्स वे।
सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सेक्शन नंबर जो है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 148 तक क्या याद करना चाहिए? क्या हम लोगों को सेक्शन नंबर याद करना चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे? बताओ सर, क्योंकि मेरे से तो याद नहीं होता। भाई मेरे को एक बात बताओ, आगे चल के हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। वो सेक्शन करीबन 4 पेज का है। मतलब इस पेज में शुरू होता है ना, वो पलटाओ पलटाओ पलटाओ, तब जाके खत्म होता है वो सेक्शन। अब तुम लोगों को वो 4 पेज का कंटेंट याद करना है पूरा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पर सर आप ये यहां पे 2 नंबर नहीं याद कर सकते। आप यहां पे अगर मान लो 74 लिखा है, वो 2 नंबर नहीं याद कर सकते। आप 73 लिखा है मान लो, तो आप वो 2 नंबर नहीं याद कर सकते। सर आप कर सकते हो, वो बस आपका मन आपको बार बार बोल रहे नहीं कर सकता नहीं कर सकता। अरे जब तुम 3 पेज का कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, ये 2 नंबर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सर आप क्यों सेक्शंस नहीं याद कर पाते हो? पता है, क्योंकि आपको लॉजिकल फ्लो नहीं होता है सेक्शन का। आपको समझ नहीं आता है सेक्शंस लॉजिकली फ्लो कैसे कर रहे हैं, और अगर कहीं इलॉजिकल भी आ जाए, मतलब मान लो रैंडमली 73 दिया, फिर 76 दिया, फिर 74 दिया, फिर 75 दिया, तो चीजें जब इलॉजिकल भी होती है ना, तो आपको इस तरीके से याद रह जाता है, अरे वो तो इलॉजिकल चीज था, पर इलॉजिकल में क्या था वो भी आपको याद रह जाता है। तो 1 से लेके 148 तक याद होगा, वो आपको मेरी गारंटी है। रोज आपको सेक्शन नंबर याद करवाऊंगा, रोज आपको घर में जाकर के सेक्शन नंबर याद करना है, रोज मैं आपको एक ऑडियो दूंगा जिसमें हम सिर्फ सेक्शन नंबर रिवाइज करेंगे, और अगले दिन आकर के सुबह उस सेक्शन नंबर को याद भी करेंगे। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है, मेरे तरफ से तो मैं पूरी जान लगा दूंगा, और आप क्लास के एंड में देख लेना, आधे बच्चों को याद भी रह जाएगा। आप बस उस बचे हुए आधे बच्चों में मत रहना जिनको याद नहीं रह रहे। ठीक है, सेक्शन नंबर सबको याद रखना है, एकदम याद रखना है सर, एकदम याद रखना है। क्यों पता है यार, आजकल ना बहुत लोग बेसिकली सेक्शन नंबर याद करने लग गए। आज से 4 साल पहले हर किसी को रैंक लाने का सपना नहीं था, आजकल बहुत लोगों का सपना हो गया रैंक लाना। आज से 4 साल पहले लोग सेक्शन नंबर नहीं याद करते थे, पूरी जनता नहीं याद करती थी, तो इंस्टीट्यूट को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। पर आज के डेट में आप ही के दोस्त लोग आपके बाजू में बैठ के सेक्शन नंबर याद कर रहे हैं। तो सर आप समझो ना, आपका पेपर रखा हुआ है, उसका पेपर रखा हुआ है, और आपने भी सारी चीजें सेम लिखी, उसने भी सारी चीजें सेम लिखी, बस उसने एक सेक्शन नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया, उसको आधे नंबर एक्स्ट्रा तो देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ने सेक्शन नंबर लिखा है। तो सर उस तरीके से इनडायरेक्टली आपके आधे नंबर कम हो जाते हैं। तो सेक्शन नंबर याद करना है। अब सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है आदर्श कि सर एग्जाम में गलत लिख दिया, तो देखो गलत नहीं लिखोगे, क्योंकि सेक्शन नंबर उस तरीके से याद हो जाते हैं। पर अगर मान लो याद किए, बहुत मेहनत किए, और एग्जाम में गए सेक्शन नंबर नहीं याद किया, नहीं याद हुआ, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं। सर देखो, हमेशा याद रखना, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करने का लिखा हुआ है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। सर मैंने पूरी जान लगा दी सेक्शन नंबर याद करने में, मैंने क्लास के साथ याद कर लिया, क्लास के बाद लिख लिया, मैंने अपने नोट्स में लिख करके देख लिया, मॉक टेस्ट पेपर में याद कर लिया। अब एग्जाम में बैठ के नहीं आया याद, तो मैं क्या कर सकता था? और मेरे को बताओ ना, मैं और क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। मैंने पूरा कर लिया अपना, बस उतना काफी है सर। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, सेक्शन नंबर एग्जाम में आपको आराम से याद आएंगे, इक्का दुक्का नहीं याद आएगा, वो कोई बात नहीं, वो तुम समझ लो, वो मतलब वो तुम होता ही है, समझ लो, इतना सा तो नुकसान बिजनेस लॉ से समझ लो वो थोड़ा सा। अब सर सेक्शन नंबर तो याद करने ही मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, आप सिर्फ क्रोनोलॉजी समझिए अमित शाह के स्टाइल में, आप बस क्रोनोलॉजी समझो, आपको सारा सेक्शन याद हो जाएगा। अब सर शुरू करते हैं, बस एक सेक्शन 1 मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद अपन ब्रेक लेंगे, और उसके बाद वापस आकर के सेक्शन 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। सर एक बार मेरे को अभी तक बता दो, अभी तक आपको समझ रहा है, जम रहा है, स्पीड ठीक लग रही है, कम ज्यादा, बढ़ाऊं तेज? बढ़ाऊंगा मैं स्पीड, इससे कम तो कतई नहीं होगा, फॉर श्योर कम नहीं होगा, इससे स्पीड बढ़ेगी। आज से 20 क्लास बाद शायद इसकी स्पीड 1.5 टाइम्स हो जाएगी। पर क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ, यस सर, मस्त है, यस सर, ग्रेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऑल राइट सर, बढ़ाओ सर, स्पीड बढ़ाओ। ओके, ब्रेक कब मिलेगा बेटा? एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद। सर आपको कुछ अच्छा दिखाता हूं, आई चाहिए आई, ये क्या हुआ? नहीं भाई नहीं, इंग्लिश में टाइप करना है अपने को, ICAI। सर ये आपकी वेबसाइट, आपके आईसीआई की वेबसाइट है, जहां पर जा करके ओ भाई, अच्छा इन्होंने अभी ना नया पोर्टल बनाया है, पहले बुक शो मिलती थी ना, अब इन्होंने नया पोर्टल बनाया है, आप वहां पे जाके देखोगे, आपको एक नया लिंक मिलेगा, आप इस पोर्टल में जाओगे ना, तो आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा,
स्टडी मटेरियल पे 2 बार क्लिक करोगे, इंटरमीडिएट में जाओगे, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पे जाओगे तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में जाओगे, प्रिलिमिनरी में जाओगे और ये आपका चैप्टर 1 है सर, जहां पे आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिलेगा। बेहद आसान चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत सारे फंडामेंटल चीजें यहां से सीखने मिलेगी। अब मैं सबसे पहले सर आपको सेक्शन 1 पढ़ाता हूं। सेक्शन 1 एक बार मैं आपको बुक से रीड करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा और आकर के हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे। ठीक हो गई बात सर? ठीक हो गई क्या बात? जी सर बताओ सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 सर किसी भी एक्ट का जब आप सेक्शन 1 पढ़ते हो ना, वो आपको 4 चीजों के बारे में बताता है। एक तो शॉर्ट टाइटल, ठीक है। दूसरा एक्सटेंट, कहां तक एप्लीकेबल है ये, कमेंसमेंट, कब से शुरू हो रहा है ये। सर मैं कह रहा हूं जब आप सेक्शन 1 पढ़ते हो तो सेक्शन 1 आपको 4 चीजों के बारे में बताता है कि एक तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, ये एक्सटेंड कहां तक एप्लीकेबल होगा, ये कमेंसमेंट कब से होगा और एप्लीकेबिलिटी किसको किसको होगी। तो सर शॉर्ट टाइटल में बेसिकली ये लोग एक्ट का नाम लिख देते हैं। इस एक्ट को हम प्रेम से क्या बुलाएंगे, प्रेम से हम इस एक्ट को कंपनीज एक्ट बुलाएंगे, कंपनीज एक्ट 2013। ये इन्होंने शॉर्ट टाइटल लिख दिया कि बंदे का नाम क्या है। उसके बाद इन्होंने बोला एक्सटेंट, ये किसको किसको एप्लीकेबल है। सर ये एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया है, ये पूरे इंडिया को एप्लीकेबल होता है। बचपन में सर पहले जब मोदी जी नहीं हुआ करते थे तब हम कोई ऐसी चीजें पढ़ते थे जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, फलाना ढिमकाना। अब इन्होंने बोला कोर्स कम करना है बच्चों का, अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, होल ऑफ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर लो। सर ये जो इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया था ना, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे हम। लेकिन इन्होंने जो बीच में न्यूज आया था ना, कश्मीर अब अपना है अपना है, तो सर उसमें इन्होंने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल करवा दिए। तो जब आप कमेंसमेंट की एक्सटेंड की बात करते हो तो इट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर बाय डिफॉल्ट। अब उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार रुक के मोदी जी को थैंक यू बोलो। थैंक यू मोदी जी। कमेंसमेंट, सर सुनो ना, ये आपका एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा, तो मैंने आपको बताया था जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाए या जब वो डेट लिख दे कि कब से एप्लीकेबल होगा, तब से ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल है। सर किसको किसको एप्लीकेबल है मतलब क्या, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज को एप्लीकेबल रहेगा। हाँ वो तो हमने समझा, कंपनीज एक्ट मतलब तुम जो बोल रहे हो कंपनीज को एप्लीकेबल रहेगा, समझा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, बैंकिंग कंपनी को भी एप्लीकेबल रहेगा क्या? अभी कंपनी में एक आता है बैंकिंग कंपनी, उसको भी एप्लीकेबल होगा क्या? क्यों ऐसा पूछ रहे हो सर? क्योंकि भाई बैंकिंग कंपनी के लिए तो इन्होंने अलग से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना रखा है। एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करके इन्होंने एक एक्ट बना रखा है, तो बैंक्स को क्यों एप्लीकेबल होगा? तो लॉ ने बोला बैंकिंग कंपनी को भी एप्लीकेबल होगा। बस ये ध्यान रखना कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है और जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी नहीं है। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या, क्या पता बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोल रहा हो कि मिनिमम 5 डायरेक्टर चाहिए और हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आके बोलेगा कि भाई कंपनीज एक्ट तू कैसे 3 बोल रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं 5 तो 5 चाहिए, तू कौन होता है? तो उस समय कंपनीज एक्ट हाथ जोड़ के पीछे आ जाएगा, बोलेगा तुम बैंक पहले हो कंपनी बाद में हो, तुम बैंक पहले हो कंपनी बाद में हो, तो तुम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन कर लो। लेकिन अगर कोई चीज इनकंसिस्टेंट नहीं है तो उसमें कंपनीज एक्ट की बात मान लेना। तो सर मैंने ये बोला क्या बैंकिंग कंपनीज को भी एप्लीकेबल होगा? हाँ जी हाँ, बैंकिंग कंपनीज को भी एप्लीकेबल होगा, पर यह चीज बस ध्यान रख लेना कि जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है ना, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है सर, सिमिलरली जैसे जैसे जब बैंकिंग कंपनी की बात आती है ना, उसका एक और साथी आता है इंश्योरेंस कंपनी। तो सर ये जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होते हैं बहुत सारे, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, जो भी जितने भी इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, इन लोगों को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा क्या? लॉ ने कहा हाँ, तुम्हारा भी इंश्योरेंस एक्ट होता है तो तुम लोगों को तब तक एप्लीकेबल होगा जब तक कंपनीज एक्ट जो है ना इंश्योरेंस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है, तब तक तुमको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली सर कंपनीज आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये तीनों गोज हैंड इन हैंड। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोला मैंने? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों कंपनी हाथ के हाथ चलते हैं क्योंकि इन तीनों के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा तुमको ये प्रोविजन एकदम भारी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब मैंने कहा सर ये कंपनीज एक्ट जो है ना, कंपनीज को तो एप्लीकेबल है, कौन से कंपनीज जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए, उसके अलावा बैंकिंग कंपनी को भी एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनी को भी एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड ये तुम्हारे रेस्पेक्टिव एक्ट से कंपनीज एक्ट कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। सर समझे? उसके अलावा सर अब ना कुछ स्पेशल कंपनीज भी होते हैं,
स्पेशल कंपनीज मतलब क्या सर? जो स्पेशल एक्ट में बनते हैं। सर स्पेशल एक्ट मतलब क्या? अरे भाई जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आपने सुना है एलआईसी के बारे में? एलआईसी क्या है सर? एलआईसी वही है जिसके तुम इंश्योरेंस लेकर के तुम्हारे घर वाले सारे बैठे हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जहां पे तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस लेकर के तुम्हारे घर वाले बैठे हैं, वो एलआईसी है। एलआईसी वही है जिसका अभी आईपीओ आया था। एलआईसी वही है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेच दिया। तो सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जो एलआईसी एक्ट, एक स्पेशल एक्ट बना था एलआईसी एक्ट, उस एक्ट के अंडर एक कंपनी बनी थी एलआईसी, वो कंपनी है। तो सर ये जो स्पेशल एक्ट में स्पेशल कंपनी बनी है, क्या इसको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, इनको भी स्पेशल एक्ट, इनको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। बस एक ही चीज वापस ध्यान रख लेना कि भैया वो जो स्पेशल एक्ट है ना, उससे इनकंसिस्टेंट नहीं अपन। मतलब क्या? एलआईसी एक्ट से हम कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोल रहे हैं। अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं तो हमारी बात भूल जाओ, एलआईसी एक्ट की बात मान लो। समझे सर? उसके अलावा सर कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बनी है, उसको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्या मतलब सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो जितने भी बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, उसका पूरा काम एनएचएआई संभालती है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है। तो उसको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट है सर। सवाल ये उठता है कंपनीज एक्ट क्या सिर्फ उन्हीं कंपनीज को एप्लीकेबल है जो नॉर्मल कंपनीज है? नहीं सर, उसके अलावा बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गया, कोई और स्पेशल कंपनी हो गया, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको बना करके दिया है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। पर सर उसके अलावा और किसी को एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या? अब टेस्ला है तो क्या टेस्ला को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? ना ही वो कंपनी है, ना बैंकिंग कंपनी, ना इंश्योरेंस, ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ना ही हमारे कोई स्पेशल एक्ट पे बनी है, और ना ही वो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। अपने टेस्ला को हमारे मोदी जी ने बनाया क्या? नहीं ना। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, तो टेस्ला को भी एप्लीकेबल नहीं होगा ये प्रोविजन। कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल होगा सर? एक बार अपने मुंह से बोलो। नॉर्मल कंपनीज जो इस एक्ट में या प्रीवियस किसी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। बैंकिंग कंपनी, सो फार एज द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग companies so far as the provisions are not inconsistent with banking regulation act. Insurance companies so far as the provision are not inconsistent with insurance act. Electricity company, electricity act. Special companies जैसे कि LIC हो गया, जैसे कि आपका रिजर्व बैंक हो गया, ये सारे स्पेशल कंपनीज होते हैं। तो सो फार एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द स्पेशल एक्ट। और लास्ट वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। कि 6 वो लोग हैं जिनको क्या एप्लीकेबल हो जाता है सर? आपका कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। मैं आपको एक बार लॉ की लैंग्वेज हमारे आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ाता हूं। इसके बाद ब्रेक के बाद मैं अपने आपको नोट से चीजें पढ़ाऊंगा। सर ये देखो सेक्शन 1, उसके ऊपर हेडिंग क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टाइटल पहला, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट कब से होगा? जो डेट हम ऑफिशियल गैजेट में डालेंगे। एप्लीकेशन किसको होगा सर? ये देखो, दिस सेक्शन फर्दर मोर, आपको ये दिख रहा है? दिस सेक्शन फर्दर मोर, आपको यहां पे स्क्रीन में दिख रहा है? दिस सेक्शन फर्दर मोर स्टेट्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ए कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी बने हैं, या कंपनीज एक्ट 1956 में, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब तो पहले ही बने ना, इन्फोसिस हो गया, ये सारे तो पहले ही बने ना, वो सारे कंपनीज की बात कर रहे हैं। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी, except in so far as the provisions are inconsistent with the provision of Insurance Act or the Insurance Regulatory and Development Authority Act। सर ये Insurance Regulatory and Development Authority Act जो है ना, इसको कहते हैं IRDA। आपने कभी PFRDA और IRDA सुना होगा? नहीं सुना होगा तो आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए जो अथॉरिटी बनी है, उसका जो एक्ट है वो। तीसरा, बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फोर्थ, कंपनीज एंगेज्ड इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट इन सो फार एज द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सर ये जो लैंग्वेज है, इसको हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलूं? क्या लिखा है इन्होंने? लिखा है कि ये जो एक्ट है ना, ये एप्लीकेबल हो जाएगा बैंकिंग कंपनी को, पर सिर्फ उतने हद तक एप्लीकेबल नहीं होगा जितने हद तक इनकंसिस्टेंट है। उसके अलावा पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब तभी एप्लीकेबल होगा अगर प्रोविजन कंसिस्टेंट है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ठीक है। फिफ्थ,
any other company governed by any special act for the time being in force except in so far as the said provisions are inconsistent with the provision of the special act. तो सर कभी कभी मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी अगर सिचुएशन ऐसा होगा कि आपके पास नोट्स नहीं है और आपको नोट्स में ब्रैकेट में LIC लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने नोट्स जो भी नोट्स मेंटेन कर रहे हो आपको एक ब्लैंक नोट्स लेकर के आना पड़ेगा. जो नोट्स आप जहां पे नोट्स लिख रहे हो वहां के नीचे के पेज में बॉटम में आप एक दूसरे कलर पेन से लिखना शुरू कर दो कि स्पेशल एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी है उसका मतलब है LIC. बाद में आप क्या कर सकते हो, जब आपको उसका फाइनल कॉपी मिल जाएगा आप प्रिंट ले लोगे, उसके बाद आप नीचे एक एक करके लिख सकते हो. थोड़ा ₹2 की ज्यादा मेहनत है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, याद ही हो रही है चीजें. ठीक है, ओके. उसके बाद लास्ट क्या है सर, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन और एडॉप्शन एज में बी स्पेसिफाइड. इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है सर. सच बॉडी कॉर्पोरेट विच में बी नोटिफाइड इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बस. तो सर एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया. ये आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके डेफिनेशन में आ जाता है. ठीक है, ये आपके एप्लीकेबिलिटी में आ जाते हैं. यहां पे देखो सर, इन्होंने एप्लीकेबिलिटी को समराइज करके दिया है. कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनी रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट और एंटिटीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. समझा सर? सर भूमिका पूछ रही है सर एग्जाम में हमें भी ये नोट लिखना है क्या? दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम आज आप पहले दिन में हो लॉ के, एग्जाम को भूल जाओ. आज के लिए एग्जाम को भूल जाओ. एग्जाम की जर्नी बहुत लंबी है दोस्तों. आज एग्जाम के बारे में मत सोचो. मेरी बात मानते हो ना? थोड़ा सा मेरे पे भरोसा करोगे कि नहीं, मेरे को 100 घंटे देने वाले हो. आज एग्जाम का टेंशन मत लो. आज सिर्फ ये सोचो कि यार क्या है इंटर में, ऐसा क्या है. तुमको अल्टीमेटली CA बनना है, रट्टा वो चतुर रामलिंगम नहीं बनना है तुमको. ठीक है, वैसे तो चतुर रामलिंगम बनना है. ICI मॉड्यूल उठाओ, आंख बंद करके रटते 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 खत्म कर दो, एग्जामिशन भी आ जाएगा. लेकिन समझो, तुम ये समझो तुमको कुछ नया सीखने मिला क्या, तुम कुछ नया समझे क्या कि भैया 3 तरह की कंपनी हाथ के हाथ मिला के चलते, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी. क्या आपको ये चीज समझ आई? हाँ, तो चलो सर, इट्स 6:49. लेट्स टेक अ ब्रेक. आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक इन 10 मिनट्स शार्प. ठीक है, एंड देन वी विल क्लास एंड द क्लास अराउंड 8 o'clock. ठीक है, रैंचो बनना है, करेक्ट, चतुर नहीं, रैंचो बनना है. वरना क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या बोला था उसने स्पीच में? नहीं बताना बिल्कुल भी. चलो गाइस, सी यू आफ्टर द ब्रेक. हैव अ गुड ब्रेक. सी यू.